आज जो हम देखने जा रहे हैं वो पोट्टली कल्पना की डिटेल्स है। तो पोट्टली लर्निंग द अनएक्सप्लोर्ड कल्पना, ऐसे हमने इसका नामकरण किया था बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स पोट्टली के बारे में जानते ही होंगे क्योंकि आयुर्वेद के स्नातक है या आयुर्वेद के वैद्य है। लेकिन पोट्टली यूज़ में जितनी होनी चाहिए उतनी अभी नहीं रही है। शायद एक शतक से पहले अगर हम भारत में देख पाते, अगर हम तब होते तो पोर्टली का बहुत एविडेंटली यूज़ हम देख पाते, लेकिन अभी जो है वो इतना यूज़ हम नहीं देखते। तो थोड़ा सा वैद्य वर्ग में ही इस कल्पना को भुलाया जा चुका है, ऐसे हम कह सकते हैं, या बहुत कम मात्रा में ये इस्तेमाल में अभी है। तो इसलिए आज हमने ये टॉपिक रखा है पोट्टली कल्पना का। रसशास्त्र के प्रधान औषधि कल्पनाओं में से एक है। तो शुरुआत करने से पहले हम जो रसशास्त्र के भगवान हैं, भगवान शिव, उनको नमन करते हुए ये विषय जो है आज का वो चालू करेंगे। आपके सामने जो चित्र रखा हुआ है ये एक बहुत बड़े रसशास्त्री वैद्य बहादुर जी, इन्होंने रेखाटन किया हुआ खुद के हस्त से चित्र है, जो हमारे गुरुजी वैद्य रघुवीर भिड़े सर, इनके थेसिस का एक मंगलाचरण का पार्ट था, तो जानबूझ के मैंने आज इधर रखा है ये। पहले मैं गुरुजी जो है मेरे, उनको नमन करना चाहूँगा। उसमें है जो अभी नाम उल्लेख किया, रसवैद्य वैद्य चूड़ामणि रघुवीर भिड़े सर, जो रत्नागिरी के एक जाने माने रसवैद्य थे, रस चिकित्सक थे। और गुरुवैद्य वैद्य अनिल पानसे सर, जो संहिता के बहुत अच्छे ज्ञाता और काय चिकित्सा प्रमुख थे गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय में, जिनसे मैंने जिनके क्लिनिक में जाके आयुर्वेद सीखा है ज़्यादा से ज़्यादा। और वैद्य नीलेश कोरडे सर और वैद्य योगेश बेंडाए सर, इनको भी मैं नमन करूँगा। और आज का हम टॉपिक जो है वो चालू करेंगे। तो जो पोट्टली कल्पना है, आपके सामने इधर एक पोट्टली आपको दिखाई दे रही है। तो पोट्टली कल्पना के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्रंथों में पोट्टली कल्पना देखने जाते हैं तो रसशास्त्र के प्रमुख जो शुरुआत के ग्रंथ हैं, जैसे रसार्णव हो, रसहृदय तंत्र वगैरह हो, उसमें पोट्टली का हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता। बाद में जो रसरत्न समुच्चय आदि प्रधान ग्रंथ हैं, उनमें कुछ कुछ हद तक पोट्टली का संदर्भ हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो जो पोट्टली है वो लोकनाथ पोट्टली जैसे पोट्टली है, यानी आज जिसे हम पोट्टली कहते हैं, जो शिखराकार रहती है, जैसे हमें फोटो में अभी सामने दिख रही है, वैसे शिखराकृति उसमें नहीं रहती। वो पोट्टली एक तरह का बंध के स्वरूप में हम समझ सकते हैं। और उसे जो उसकी जो निर्माण विधि होती है वो शिखराकार न बनाते हुए कपर्दिका जो होती है, उस कपर्दिका में अलग अलग द्रव्यों का संयोग, जिसमें ऑफकोर्स पारद ये प्रधान रहेगा, पारद और गंधक की कज्जली, उन सबको कपर्द में भर के उसे मेष दुग्ध और टंकन, इनसे उसका जो कपर्द का छिद्र रहते हैं वो बंद करके, सील करके, बाद में उसे पुटपाक विधि से बनाया जाता था। तो गंधक में पाक करना, शिखराकार बना के गंधक में पाक करना, ये जो आज विधान प्रचलित है, ये तब पोट्टली कल्पना नाम से नहीं पहचाना जाता था। पहले तो पोट्टली कल्पना ये कपर्दिका में भर के उसे पुट देना, और वो पुट देने के बाद चूर्ण स्वरूप में यानी भस्म स्वरूप में ही आ जाती थी। उस भस्म को ही लोकनाथ पोट्टली नाम है, या अलग अलग पोट्टली नाम है। तो यानी पोट्टली कल्पना ये जो हम देख रहे हैं ये बाद में आती गई। वैसे तो देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पोट्टली एक ग्रंथ में ज़्यादा उतनी नहीं मिलती, जैसे हेमगर्भ पोट्टली आपको योग रत्नाकर में मिल जाएगी, लेकिन अलग अलग पोट्टलियाँ एक ही ग्रंथ में अगर हम देखने जाते हैं तो रसयोग सागर इस ग्रंथ में, सो ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी के ग्रंथ में हमें ये कल्पना देखने को मिलती है। सो ये जो कल्पना उस ग्रंथ में आई वो भी कंपाइल की हुई है, ये ओवरऑल ग्रंथ ही कंपाइल्ड है। तो वैसे कह सकते हैं हम कि ये प्रचलित ही 18वीं शती या 19वीं सदी में ज़्यादा हुई, यानी आयुर्वेद में जो कह सकते हैं हम कि एक नया काम हुआ है, ऐसे जो अच्छे अच्छे काम है उसमें से एक पोट्टली कल्पना है जो आज पहचानी जाती है। वो पोट्टली कल्पना लेटेस्ट है वैसे देखा जाए तो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित थी
कम से कम लास्ट जो सेंचुरी हो चुकी है तब तक भारतवर्ष में बहुत प्रचलित थी, वो आगे हम संदर्भ में भी देखने वाले हैं। तो वैसे शुरुआत थी, बाद में हेमगर्भ पोट्टली वगैरह जैसे हमने कहा योग रत्नाकर आदि ग्रंथ में आए थी, और अलग अलग ये जो हेमगर्भ नाम था, इसी धरती पे इसी स्टाइल से आगे जाके आगे के ग्रंथों ने, आगे के वैद्यों ने अलग अलग धातुओं के गर्भ पोट्टली ऐसे नामकरण करके पोट्टलियों का इस्तेमाल चालू किया। जैसे ताम्र जिसमें है ताम्र गर्भ, रौप्य जिसमें है रौप्य गर्भ, ऐसे गर्भ नामकरण मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है। हेमगर्भ, ताम्रगर्भ, प्रवाल गर्भ, अलग अलग हमें बहुत सारी पोट्टलियाँ देखने को मिलती है। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे हम, पोट्टली यानी क्या वो मीनिंग देखने ही वाले हैं, लेकिन गर्भ ये नामकरण आया है। तो गर्भ का मतलब लोकल लैंग्वेजेस में जैसे लिया जाता है कि एक तो फिटस, ये तो हमें पता है, लेकिन दूसरा एक गर्भ किस कहते हैं, मराठी में गर्भ कहते हैं। तो एक आध चीज का कोर पार्ट, तो कोर पार्ट जो होता है उसे गर्भ कहा जाता है। तो इन पोट्टलियों का कोर जो धातु है, एक कोई धातु है, क्योंकि कज्जली या फिर रस सिंदूर ये ऑलमोस्ट कॉमन है सब में, गंधक में पाक या कुछ हद तक गंधक उसमें रहना ये भी कॉमन पार्ट है, लेकिन धातु बदलते जाते हैं या कुछ द्रव्य बदलते जाते हैं, तो वो द्रव्य जो है वो प्रधान द्रव्य बन जाता है, और उसका नामकरण उस द्रव्य को लेके उस द्रव्य से गर्भ ऐसे लगा के नामकरण किया जाता है। ऐसे हम देखते हैं। तो एक गर्भ का मतलब इधर कोर, उस कल्प का कोर क्या है, तो हेमगर्भ में हेम यानी सुवर्ण ये कोर पार्ट है उसका, इसलिए कहते हैं। और दूसरा अगर आयुर्वेदीय परिभाषा से हम देखने जाएंगे तो गर्भ संज्ञा किसी दी जाती है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा। तो इसमें तीन महत्वपूर्ण भाग रहते हैं, शुक्र, शोणित और जीव। तो शुक्र और शोणित अगर हम रसशास्त्र में देखते हैं तो शुक्र का मीनिंग रसशास्त्र में होता है शिव वीर्य, शिव शुक्र रहता है पारद। शोणित यानी आर्तव अगर हम शब्द देखेंगे तो पार्वती रज गंधक को कहा जाता है, यानी पारद और गंधक यानी कज्जली या फिर रस सिंधु, इनको भी शुक्र शोणित संयोग कहा जाता है। और तीसरा जो है जीव, वो जैसे गर्भ में, गर्भ उत्पत्ति में जैसे शुक्र शोणित जितने महत्वपूर्ण है उतना ही या उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जीव संयोग होना, उसमें आत्मा का प्रवेश होना ये जैसे जरूरी है या सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे पारद और गंधक के साथ ये जीव जैसे जो महत्वपूर्ण तीसरा द्रव्य आता है उसके नामकरण से ये पोट्टली जानी जाती है, इसलिए उसे गर्भ कहा गया है कि ये तीनों को मिलकर, इन तीनों का जैसे शुक्र शोणित जीवों का जैसे गर्भ बनता है, वैसे पारद गंधक और कोई धातु या कोई द्रव्य से गर्भ बनता है। ये इधर परिभाषा समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। सो इससे एक भाग आएगा कि सिंगल भस्म की पोट्टली, या सॉरी सिंगल भस्म इस्तेमाल करने से पोट्टली क्यों अलग है। सॉरी, शायद आपको अभी सामने जो दिख रहा है, मैंने दूसरा डिवाइस लिया है इसलिए शायद आपको फॉन्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं वो बताता हूँ क्या है वो सूत्र। सो आपके सामने शायद अलग फॉन्ट में आ रहे हैं। सो सिंगल भस्म से पोट्टली क्यों अलग है, ये आपके सामने रखने का महत्व ये है क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पोट्टली में क्या रहेगा, पारद गंधक और कोई द्रव्य यानी जनरली धातु। सो धातु होंगे या महारस उपरस आदि में से कोई द्रव्य होंगे। अभी ये जो है महारस उपरस आदि में से द्रव्य या धातु, ये ऑफकोर्स एज इट इज नहीं यूज किए जाएंगे, एक तो वो शोधन स्वरूप या भस्म स्वरूप यूज किए जाएंगे। सो पारद गंधक की कज्जली ये तो योगवाही स्वरूप हम बहुत सारे कल्पों में देखते हैं, और भस्म भी हम यूज करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ताम्रगर्भ फॉर एग्जाम्पल पोट्टली है तो उसमें तो ताम्र और कज्जली ही है, थोड़ा बहुत सुवर्ण भस्म रह सकता है पाठ के हिसाब से, तो फिर ताम्र भस्म क्यों नहीं यूज करना उसकी जगह पे, पोट्टली ही क्यों चाहिए। तो उसके लिए एक पार्ट ये आता है, पारद रहितस्य सदोषत्वात्। फर्स्ट जो लाइन थी वो एक्चुअली ऐसे है, पारद रहितस्य तस्य सदोषत्वात्। ये खरे शास्त्री जी की जो रसरत्न समुच्चय पे टीका है उसमें आया हुआ एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि अगर भस्म पारद रहित होंगे तो वो सदोष रहते हैं, यानी सिंगल भस्म विदाउट पारद संयोग आप वैसे देखा जाए तो यूज नहीं कर सकते या यूज नहीं करना चाहिए। आपको भस्म हमेशा पारद के संयोग से यूज करने चाहिए। तो पारद का संयोग ऑफकोर्स एक तो वो सिंदूर फॉर्म में या कज्जली फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो सिंगल भस्म से स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि उसमें कज्जली या सिंदूर का संयोग रहेगा,
जो पारद का संयोग उस भस्म से के साथ कर देता है, इसलिए सदोष नहीं रहते। इसी के लिए ग्रंथोक्त सूत्र भी है, सूत लोहयुतो दोषां त्यजेत सूतम च लोहम च सूतयु सूत लोह समायोग प्रयोगो देहधार का। सो सूत लोहयुतो दोषां त्यजेत, पारद लोहयुतो दोषां त्यजेत, पारद जब लोह के साथ ही, लोह यानी इधर कोई भी कोई भी धातु, पारद जब धातुओं के साथ आता है तब पारद खुद के दोषों का त्याग करता है। वैसे ही जब धातु पारद के साथ आते हैं तब धातु खुद के दोष त्याग कर देते हैं। इसलिए ये दोनों का जो संयोग है, धातु और पारद, यही संयोग देहधारक है। अकेला कोई अकेला पारद सेवन, जैसे हम देख सकते हैं रस कर्पूर आदि, अकेले जब पारद है जिसमें गंधक भी नहीं है, वो सदोष रहता है। बहुत बार उससे कुछ ना कुछ हानि ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा देर तक हम यूज़ करते हैं तो देखने को मिलती है। वैसे ही इधर हम देख सकते हैं कि हमेशा इन दोनों का संयोग ही देहधारक रहता है, जो पोटली में आसानी से हमें मिलता है। ये संयोग पोटली में रहता है, पारद का और हमारे उस द्रव्य का संयोग हमेशा मिलेगा, इसलिए वो देहधारक संयोग बन जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि गंधक में पाक किया जाता है। तो गंधक में पाक करने का महत्व हम ग्रंथ में देखेंगे तो बताया है, रसराज रागदाई बीजानम पाक जारण समर्था सूतपक्क पक्षच्छेदी रसबंधे गंधको अभिहिता। तो रसराज रागदाई, पारद को रंग, अभी ये जो सूत्र है ये ज्यादा एप्लीकेशन धातुवाद या उससे भी अच्छा एप्लीकेशन कुपिपक्व में देखने को मिलता है। इधर कुछ पॉइंट इसमें से देखने को मिलेंगे। रसराज रागदाई, पारद को रंग देने वाला है, वो पोटली में हमेशा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि कुपिपक्व में ही रंग कैसे आता है पारद को गंधक के वजह से वो देखने को मिलेगा। लेकिन बीजानाम पाक जारण समर्था, ये जो बीज है, बीज यानी जैसे हमारे भेषज कल्पना में हमारा कल्क द्रव्य होता है। जब भेषज कल्पना में हम कोई भी कल्पना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल घृत कल्पना, तो घृत प्रधान द्रव्य रहता है, क्वाथ द्रव्य एक द्रव द्रव्य क्वाथ द्रव्य या स्वरस रहता है, और कल्क द्रव्य रहते हैं। ऐसे तीन महत्वपूर्ण पार्ट हमेशा रहते हैं। उसमें ये जो कल्क द्रव्य है, उधर भी हम देखेंगे अगर कल्क द्रव्य को, तो बहुत बार गर्भ कहा गया है, यष्टि गर्भित वगैरह ऐसे, या यष्टि का गर्भ। सो उधर भी देखेंगे हम तो गर्भ वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि उसके गुण उस योगवाही द्रव्य है, जैसे घृत या तैल योगवाही है और उसमें इस कल्क द्रव्य के गुण उतरते हैं, तो उसे गर्भ कहा गया है उस कल्क द्रव्य को। वैसे ही इधर ये कल्क जैसे एक्ट करने वाले कुछ ना कुछ धातु है या महारसादि द्रव्य है, तो उनके जो गुण पारद में आने चाहिए, क्योंकि हम पारद के साथ संयोग कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसे नहीं है सिर्फ कि वो भस्म ही प्रधान है और पारद सिर्फ उसको स्ट्रेंथ देगा। पारद खुद योगवाही है तो ऑफकोर्स इस द्रव्य को स्ट्रेंथ देगा, लेकिन खुद के भी गुण दिखाएगा, और खुद के बहुत सारे गुण उसके ऐसे हैं जो आवरण के वजह से, कुछ आवृत दोष के वजह से दिखाई नहीं देते। इनके साथ जब संयोग हो जाता है तो पारद वो खुद के गुण दिखाना चालू करता है। तो वो गुण दर्शन जो होना चाहिए वो भी इन द्रव्यों के वजह से होना चाहिए, तो इनके गुण घुल मिलने चाहिए पारद के साथ। तो वो बीज जो है, जो कल्क द्रव्य जैसे है, उसका पारद में पाक करने का काम, जारण करने का काम गंधक करता है। इसलिए गंधक में पाक है, ये इस कल्पना की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और एक बात है, सूतक पक्षच्छेदी, पारद को उड़ने नहीं देता। अभी ये भी कंसेप्ट इधर ज्यादा लागू नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक होता है। हम सालों तक भी पोटली कल्पनाओं को, सिर्फ सालों तक नहीं, कुछ 100 सालों तक भी पोटली कल्पना को रखते हैं, तो उसके वजन में कुछ भी हमें क्षय नहीं देखने को मिलता है, यानी पारद उड़ता नहीं है उस कल्पना में से। अदरवाइज पारद नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ हद तक उड़ते रहते हैं। ये आप खुली भी रख दो पोटली, उसमें से पारद का क्षय नहीं होता, यानी पक्षच्छेद यानी पकड़ के रखना उसको, ये काम गंधक के वजह से होता है जो इसमें पाक होता है, और संयोग में भी जो गंधक रहता है। रसबंधे गंधको अभिहिता, तो रसबंधों में गंधक का वो महत्व बताया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है जो भस्म से इस कल्पना को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, भस्म से आगे लेके जाते हैं। भस्म है ही क्योंकि इसमें, तो भस्म के गुण मिलने ही वाले हैं, लेकिन भस्म से ज्यादा स्ट्रेंथ गंधक का संयोग और पारद का संयोग इसके वजह से, और गंधक में पचन इसके वजह से आती है। अभी पोटली कल्पना जो नाम दिया गया है, जो हम बाजू में फोटो है उसमें देख रहे हैं कि पोटली जैसे इसके अंदर हमारी जो पोटली कल्पना है वो है, लेकिन जो बंधन है वो भी हम देख रहे हैं कि पोटली का बंधन, जैसे हम पंचकर्म में पोटलियाँ बनाते हैं, वैसे ही है। पोटली ये शब्द बहुत अलग अलग जगहों पे प्रयुक्त होते आया है। जो पहले के ज़माने में लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते थे तो खाना जिसमें लेके जाते थे वो भी पोटली रहती थी, पोटली में बांध के
खुद के साथ कंबर पे कस के वगैरह ऐसे भी लेके जाते थे लोग। तो वो शेप जो है वो पोर्टली शेप। तो उसके लिए इसलिए देखेंगे निरुक्ति तो आई है, विस्तारितस्य वस्तुनो अल्पी भवनम पोट्टम पोट्टम लाति गृह्णति गृहयति इति पोट्टली, या पुटश्लेष। तो श्लेष आलंगने वगैरह कफ के बारे में हमने देखा है। तो श्लेष एक साथ लेने आने को, या फिर विस्तारित वस्तु, ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रही है। विस्तारितस्य वस्तुनो, जो विस्तारित वस्तु है, स्कैटर्ड है या स्प्रेड ओवर्ड है, ऐसी जो वस्तु है कोई भी बहुत जगह पे उसके अवयव बिखरे हुए हैं, उन सबको अल्पी भवनम, अल्प जगह पे लेके आना, उसे पोट्ट कहते हैं। और ये पोट्ट जिसके वजह से बनता है उसे पोट्टली कहते हैं। यानी एक कपड़े में हम ऐसे स्प्रेडेड चीज़ें लेते हैं और उसको एक साथ निचोड़ के बांध देते हैं, तो उसे पोट्टली कहा जाता है। तो स्प्रेड जो चीज़ थी उसे एक साथ लेके आए। अभी इंटरेस्टिंगली आप फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इजी समझने के लिए डेंसिटी की डेफिनेशन भी देखते हो, नीचे लिखी हुई है। डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ कॉम्पैक्ट अ मटेरियल इज। सो कॉम्पैक्टनेस हमें सबको पता है, फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स में से है ये, कि कॉम्पैक्टनेस जो है वो गिनने के लिए डेंसिटी एक मानक है। द ग्रेटर द डेंसिटी द मोर मास इज स्क्वीज्ड इनटू पर्टिकुलर वॉल्यूम। सो सेम वर्ड्स आपको लगेंगे संस्कृत में जो बताया हुआ है वही ऑलमोस्ट इंग्लिश में, कि द मोर मास इज स्क्वीज्ड इनटू पर्टिकुलर वॉल्यूम। छोटे से वॉल्यूम में या पर्टिकुलर वॉल्यूम में स्क्वीज करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भरा जाता है। तब जितनी ज़्यादा मटेरियल भरा जाएगा उतनी उसकी ज़्यादा डेंसिटी है या कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, ऐसे हम कहेंगे। मैथमेटिकली डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। सो कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा मास होता है, जो हम पोर्टली में देखते हैं एक्चुअली। कि हमारा कोई द्रकल्प है, वो अगर चूर्ण स्वरूप है तो बहुत स्प्रेड हुआ दिखाई देता है। स्पून में लेंगे तो एक स्पून भरा हुआ दिखाई देगा, या बहुत बड़ी जगह पे स्प्रेड हुआ है ऐसे दिखाई देगा। वही हम जब भावना देंगे तो वो कॉम्पैक्टनेस उसमें आ जाएगा। उसे शुष्क करके पोटली में बांध के जब गंधक में पाक करेंगे तो और ज़्यादा कॉम्पैक्टली, यानी शेप जो सूखा हुआ था शेप उसमें बाद में अंतर नहीं आएगा, उतना ही रहेगा। लेकिन जो सूखा हुआ था, यानी फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो चूर्ण था उसे भावना देने के बाद एक शिखराकार आकृति हमने बनाई, तो उसका शेप और पोटली पाक गंधक में पाक करने के बाद का शेप, ये शेप तो दोनों सेम रहेंगे। लेकिन ये अगर सूखी हुई सिर्फ पोटली जिसको गंधक में पाक नहीं किया वो हम दबाते हैं या फेंकते हैं तो वो फूटती है या फिर से बिखर जाती है दबाने के बाद, यानी उसमें उतना काठिन्य नहीं था। जो गंधक में पाक करने के बाद उतना काठिन्य आता है तो और भी ज़्यादा उतने ही जगह पे और ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस आता है, क्योंकि अभी द्रव्य तो वही है जो शुष्क थे, लेकिन उसमें गंधक भी एंटर हो चुका है कुछ ना कुछ। इसलिए हम बहुत बार देखते हैं जो थोड़ी मृदु पोटलिया है जो शुष्कता के बाद मृदु रहती है, लेकिन जब गंधक में पाक किया जाता है तब उनका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि गंधक भी उनमें खींचा आ जाता है, जो मेल्टिंग गंधक रहता है जिसमें हम वो गंधक का पाक करते हैं। तो इसलिए उसका काठिन्य बढ़ता है। इसलिए मैंने नीचे दिया है हेमाद्रि की जो टीका है गुणों पे, श्लथने मृदु और दृढ़ने करथना, ये दृढ़ हो रही है। तो दृढ़ बनाने वाला कौन सा गुण रहता है? कठिन गुण। तो इसमें कठिन गुण आ जाता है। अभी ये देखना है हमें आगे जाके कि कठिन गुण क्यों, क्योंकि जनरली हम देखते हैं मृदु सूक्ष्म ये गुण बहुत अच्छे रहते हैं काम कार्य के लिए औषधि के। कठिन भी ऑफकोर्स रहेगा जिधर काठिन्य कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पोटली कठिन हो गई यानी सिर्फ कठिन धातु पे काम करेगी, लाइक शरीर में जाके अस्थि धातु पे ही काम करेगी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। इधर कठिन जो गुण आ रहा है ये अलग तरह से काम करने वाला है, ये उसके औषधि दान के समय पे बहुत अच्छा यूजफुल होने वाला है। सो काठिन्य निर्माण करना उस चीज़ में ये एक महत्वपूर्ण उसका भाग है। तो इसलिए हम कंपैरेटिवली देखते हैं, या फिर बाजू में आप फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा। नीचे जो एक खलवा, छोटा सा खलवा यंत्र है, आपको फोटो की वजह से शायद बड़ा लगेगा, छोटा सा ही खलवा यंत्र है संगमरमर का, लेकिन उसमें जो द्रव्य है वो आप देख रहे हो कितना स्प्रेडेड दिख रहा है, और उसी की ही सिंगल पोटली ऊपर दिख रहे हो आप, वो बन गई है। सो ये सेम चीज़ होती है पोटली की वजह से। ज़्यादा जो एरिया ले रही थी वो अल्प एरिया में रह रही। सो अदर कल्पना और पोटली कल्पना के बारे में हम देखने जाते हैं। तो रसयोग सागर ने कुछ व्यवहार के हिसाब से उनमें डिफरेंस दिए, वो पहले रखे हैं कि भांड भग्नता और अभग्नता। तो पोटली कल्पना और अन्य कल्पना में फर्क ये है, जैसे इधर जो आपको फोटो में दिख रहा है ये सिंदूर है, एक्चुअली है सिंदूर, लेकिन सिंदूर कल्पना को भी कन्वर्ट किया जाता है पोटली कल्पना में वृद्ध वैद्य उपदेश के आधार पर। सिंदूर कल्पना है जो आपको पता है बहुत कार्यकारी कल्पना रहती है,
लेकिन सिंदूर कल्पना जब पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज़ जब होती थी तब वो आतिशी शीशियों में भर के, ग्लास बॉटल्स में भर के यूज़ की जाती थी। लेकिन बहुत बार जब ट्रैवलिंग में वैद्य जाते थे एक जगह पे दूसरे जगह पे, तो वो ब्रेक हो जाती थी कांच को पिया, और अलग अलग सिंदूर एक साथ हो जाते थे, उसमें कांच भी घुल जाती थी, तो बाद में वो यूज़फुल नहीं हो पाता था। वो इतना महंगा, जो बहुत कष्ट करके बनाया हुआ सिंदूर है, ये खराब हो जाता था, फेंक देना पड़ता था। उसके बाद में आप सेपरेट नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पारद सेपरेट कर सकते हो। सो आपके कष्ट जो है वो उनका व्यय हो जाता था। तो ये पहली चीज़ थी कि भांड भग्नता, वो जो पात्र है वो भग्नता का दोष रहता है बाकी कल्पों को, लेकिन इसमें कुछ दोष ही नहीं है, क्योंकि इसमें पात्र हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अभी पैकिंग के लिए डब्बी बनाओगे वगैरह ठीक है, लेकिन डब्बी है भी नहीं, आप जेब में डाल के पोटली लेके जाते हो, और उसे एनवायरनमेंट का भी कुछ इफेक्ट नहीं होता। सालों तक घर में पड़ी हुई पोटलियाँ भी बाद में धोके वैसे के वैसे फिर से यूज़ किए लोगों ने, फिर भी उतनी ही रिजल्ट देती है। सो भांड का कुछ दोष नहीं है इसमें, भग्नता अभग्नता का। दूसरा है अल्प समय गुण राहित्य। बाकी कल्पना में अल्प समय में गुण राहित्य होता है और दीर्घकाल गुण साहित्य संयुक्तता रहती है पोटली में। ये क्यों है? ऐसा नहीं कि हर एक अदर कोई भी कल्पना हो ये सेम मिलता है। ज़्यादा करके वनस्पति जो जो कल्प रहेंगे उसमें अल्प समय में गुण राहित्य आता है, लेकिन रसद्रव्यों में, रसकल्पों में भी ऑफकोर्स सभी रसकल्प 100% भस्मों से निर्मित नहीं होते, उसमें भी वनस्पतियाँ रहती है। सो अल्प समय में, कुछ समय के बाद उसमें से गुणराहित्य हो जाता है, लेकिन पोटली में वो नहीं देखने को मिलता। पोटली चाहिए वो वनस्पति यूज करके भी बनाई हो, आगे जाके हम दिखाने वाले हैं आपको। रस सूतशेखर जैसे कल्पों की भी पोटलियाँ वृद्ध वैद्य उपदेश के आधार पर बनाई जाती है, जिसमें तो मैक्सिमम वनस्पति है। फिर भी 100, 150, 200 साल पुरानी भी सुवर्ण सूतशेखर की पोटलियाँ आज तक लोगों के यूज में है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, खुद के मेरे यूज में भी थी, तो वो फिर भी उतने ही अच्छे रिजल्ट देती है, यानी गुणयुक्तता दीर्घकाल तक उसकी रहती है पोटली की। वो क्यों है वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। दूसरी चीज है अदर कल्पना, कोई भी हो, सेम ही कल्प सेम है लेकिन कल्पना अलग है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी कहा सुवर्ण सूतशेखर, कल्प सुवर्ण सूतशेखर ही, लेकिन चूर्ण स्वरूप में हम यूज करने जाते हैं तो थोड़ी सी बड़ी मात्रा यूज करनी पड़ती है, लेकिन वही अल्प अत्यल्प मात्रा में पोटली में कार्य होता है। सो वो एक बड़ी बात है जो हम देखेंगे आगे जाके। वो गंधक पाक जो कर रहे हैं हम, उसके वजह से आने वाला उसमें जो वीर्य है उसकी वजह से ये डिफरेंस हमें दिखाई देता है। ऑफ कोर्स अदर कल्पना स्थूल है और ये सूक्ष्म, यानी जगह के हिसाब से सूक्ष्म जगह पे वो बैठ गई है, इसलिए ये सूक्ष्म जगह में बैठने वाली है। और गुणों के हिसाब से भी हम जब उसका पेशेंट करके रुग्ण को लेहन स्वरूप देते हैं तब वो सूक्ष्म कण जो रहते हैं वो उसके कार्यकारी होते हैं। सो सिंपल सुवर्ण सूत फॉर एग्जाम्पल, उसके जो कण चूर्ण स्वरूप में स्थूल रहेंगे, उससे जो घीस के दी जाएगी वो सूक्ष्म कण रहेंगे। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो बहुत बड़ा काम करता है हमारे चिकित्सा में, क्योंकि सूक्ष्म यानी सूक्ष्म स्रोतोगामित्व। तो सूक्ष्म स्रोतोगामी जितना जल्दी औषधि हो जाएगी उतनी आगे आगे की धातुओं तक पहुंच जाएगी और जल्दी कार्य दिखने को मिलेगा। इसलिए ये चिकित्सा का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है चिकित्सा में इस कल्पना का। ऑफ कोर्स स्वरूप के हिसाब से देखेंगे तो बाकी मृदु रहते हैं, ये एज अ वोल ड्रग देखेंगे तो ये कठिन रहता है। गंधक का पाक अभाव रहता है बहुत सारी अदर कल्पनाओं में। ऑफकोर्स कुपिपक्व में गंधक में ज़्यादा पाक रहता है उल्टा, लेकिन एक एक्सेप्शन छोड़ देंगे तो बाकी कल्पनाओं में गंधक में पाक जनरली नहीं रहता, और पोटली का गंधक में पाक है, जिसका कारण हम थोड़ा सा शुरुआत में देख चुके हैं, आगे भी देखते जाएंगे। सो अगर हम प्रधान जो कल्पनाएं मानी जाती है रसशास्त्र में औषधि की, खलवीय, परपटी, पोटली और कुपिपक्व, ये भी फिर से कि पुराने अगर रसग्रंथ निकालोगे आप तो जनरली ये नहीं डिवीजन देखने को मिलती, लेकिन 18th 19th सेंचुरी तक जो रसशास्त्र की प्रगति होते गई है उसमें बाद में ये आप 4 प्रकार माने गए हैं वृद्ध वैद्यों की परंपराओं में या ग्रंथों में भी ऐसे देख पाओगे। सो ये मेजरली हम देखेंगे खलवीय, परपटी, पोटली, कुपिपक्व। सो उसमें ग्रेजुअल, इसलिए पीछे जो आपको एरो दिखाया है, ग्रेजुअल कुछ गुण बढ़ते जाते हैं। जैसे पंचविध कषाय कल्पना जब हम पढ़ते हैं तब ग्रेजुअली कुछ चीज़ें घटती जाती है, कुछ बढ़ती जाती है। जैसे गुरुत्व घटते जाता है लेकिन वीर्य भी घटते जाता है, और अग्नि के लिए लेकिन सुलभ पचन आगे आगे होते जाता है। वैसे खलवीय, परपटी, पोटली, कुपिपक्व जब हम देखते हैं तब अग्निमान, ये जो पॉइंट है ये बढ़ते जाता है। खलवीय में ऑलमोस्ट बाह्य अग्नि कुछ दिया ही नहीं जाता,
जो अग्नि होता है वो जनरली मर्दनजन्य घर्षणजन्य जो अग्नि होगा वही होता है, या कुछ पारद कल्पों के लिए तब तक हल यूज करेंगे तो थोड़ा सा अग्नि रह सकता है। लेकिन परपटी के लिए ऑफ कोर्स आप गंधक, उसमें परपटी में मौजूद जो गंधक है और या दिखने में पूरी कज्जली ही, वो जब तक द्रवीभूत नहीं हो जाती तब तक हम उसे अग्नि देते हैं, तो थोड़ा ज्यादा अग्नि है। पोटली में गंधक में ही पाक किया जाता है, तो गंधक पूरा में द्रवीभूत रहता है और उसमें पोटली का पाक ये आधे याम से लेके 8-8 याम तक भी अलग अलग पोटली के अलग अलग बताया हुआ है। सो इतना पाक बढ़ते जाता है और कुपी पक्वों में सबसे ज्यादा अग्निमान रहता है। सो 4 में थर्ड लेवल पे आती है हमारी अग्निमान के हिसाब से पोटली, उसे अग्निमान थर्ड लेवल का कह सकते हैं, ज्यादा दिया गया है। अग्निकाल भी बढ़ते जाता है। सो हम अभी बात करते करते दोनों चीजें हो ही गई कि अग्निकाल भी बढ़ते जाएगा बहुत कम काल तक और ज्यादा काल तक। तो इंटेंसिटी, अग्निमान का मतलब मेरा था इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। परपटी में सिर्फ गंधक द्रवीभूत होने तक, पोटली में बाह्य पूरा गंधक द्रवीभूत होके औषधि को काठिन्य अंदर आ जाए इतना अग्नि, और कुपी पक्व में गंधक द्रवीभूत होके जल भी जाए इतना अग्नि, और काल बढ़ते जाएगा। और गंधक जारण, जब जैसे जैसे काल बढ़ता है वैसे गंधक का जारण बढ़ते जाएगा। गंधक जारण का इधर मतलब है गंधक की जो एक्शन है पारद और उन द्रव्यों पे, वो एक्शन भी बढ़ते जाएगी, और जारण यानी वो पचन जो होना चाहिए इन द्रव्यों का पारद में जो पचन होना चाहिए, और गंधक का खुद का भी पारद में जो पचन होना चाहिए, वो आगे 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 बढ़ते जाता है। सो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अंदर क्या चल रहा है ये देख नहीं पा रहे पोटली में, लेकिन जब वो गंधक में पाक हो रहा है तो गंधक का एक महत्वपूर्ण और एक बड़ी बात रहती है कार्य में उसके, कि गंधक ये धातु मारी है, उसका पर्याय नाम ही है धातु मारी। सो ऑलरेडी ऑफ कोर्स हमारा भस्म है द्रव लिया हुआ, फिर भी उन भस्मों में भी जो धातु है उनमें और गंधक काम करने वाला है, तो जो कुछ बचा हुआ, सो जो हम कह रहे थे कि पारद के साथ वो दोष त्याग देता है, इधर सिर्फ पारद नहीं गंधक भी है। सो जो अगर बचे हुए भी दोष है धातु में तो उसका भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि और सूक्ष्मत्व गंधक के एक्शन से आ जाएगा और मारण हो जाएगा उस भस्म का, जो कुछ अल्पावधि तक भी अगर हम पाक करते हैं तो उसमें भी जितना पॉसिबल है उतना। और उसके गंध से भी धातु मरण होता है ऐसे कहा, इधर तो साक्षात उसमें पाक हो रहा है, तो और सूक्ष्मत्व धातुओं को आते जाता है। और गंधक ये खुद कैसे है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, कटु रसात्मक है, कटु विपाकी है। तो इस वजह से ये जो कल्पना है हमारी, इसमें थोड़ा बहुत ऑफकोर्स उष्णत्व और तीक्ष्णत्व आएगा, लेकिन ये ड्रास्टिक नहीं रहता, क्योंकि ये मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद चंद्रकला की पोटली भी बना के यूज की है। तो चंद्रकला की पोटली, चंद्रकला का चूर्ण शीत है और पोटली उष्ण हो जाती है, ऐसे नहीं देखने को मिलता, शीत कार्य करती है, तो ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लगता। लेकिन ऑफकोर्स उसके कर्म में जो हमें तीक्ष्णत्व किस हिसाब से, आशुकारित्व के हिसाब से, सूक्ष्मत्व आने की वजह से आशुकारित्व जो आना चाहिए, ये हमें गंधक की प्रक्रिया की वजह से देखने को मिलता है। और कुछ हद तक हम कह सकते हैं वो वीर्य उष्ण नहीं हो रहा उसका, लेकिन गंधक आग्नेय होने की वजह से आग्नेयत्व हम कुछ हद तक स्थापित कर पा रहे हैं पोटली में। सो तेज महाभूत की वजह से जो शरीर में जल्दी फैलना चाहिए द्रव्य, ये कार्य हमें पोटली में देखने को मिलता है। पोटली में जनरली क्या क्या रहता है, रसयोग सागर की टीका जो है हेमगर्भ हिरण्यगर्भ पोटली या हेमगर्भ पोटली पे, उसमें से ही सेंटेंसेस है ये। तो जनरली उन्होंने एक 25 द्रव्यों की लिस्ट निकाल दी है उसमें, और भी आगे जाके उन्होंने ही बताया कि और भी बहुत सारे द्रव्य रहते हैं, लेकिन जनरली हम देखेंगे तो पारद गंधक ऑफकोर्स रहता है, सुवर्ण आदि धातु, अलग अलग धातु भी बीच में मेंशन है, वो सब धातु रहते हैं, शंख वगैरह जैसे। इसलिए मैंने पहले कहा था कि महारस उपरस साधारण रस में कुछ द्रव्य रह सकते हैं, धातु रह सकते हैं, कुछ उपधातु भी रह सकते हैं। सो और कुछ सुवर्ण सिंदूर, रस सिंदूर जैसे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कुछ कल्प भी रह सकते हैं फिर से पोटली में। सो अकेले स्वर्ण सिंदूर, रस सिंदूर की पोटली, या फिर फॉर एग्जाम्पल अभ्रगर्भ पोटली हम देखेंगे जिसमें रस सिंदूर एज अ इंग्रेडिएंट है। सो ऐसे भी रह सकते हैं द्रव्य, कुछ विष द्रव्य हो सकते हैं, वत्सनाभ जैसे भी रहेंगे, या मल्ल वगैरह। और बहुत कम पोटलियों में मृगनाभि जैसे प्राणीज या अलग अलग वनस्पतिज द्रव्य भी एज अ घटक द्रव्य आए हैं। वृद्ध वैद्य परंपराओं में तो मैंने जैसे कहा कि सुवर्ण सूच्छेकर की पोटली है जिसमें वनस्पति ही ज्यादा है, तो वृद्ध वैद्य परंपराओं में इससे बहुत सारी अलग अलग पोटलियाँ बनाई जा चुकी है, जैसे लक्ष्मी विलास रस की भी पोटली बनाई जाती थी, सुवर्ण सूच्छेकर की बनाई जाती थी, चंद्रकला की भी बनाई जाएगी, हर एक ऑलमोस्ट कल्प की बनाई जा सकती थी।
सो पोट्टली रहस्य नाम से ये टीकांश हमें हिरण्यगर्भ पोट्टली पे रसयोग सागर में देखने को मिलता है। मैं पूरा का पूरा अभी कुछ पढ़ने वाला नहीं हूँ, आप जाके रसयोग सागर में हिरण्यगर्भ रस निकाल के उसके नीचे ये पोट्टली रहस्य नाम से ऑलमोस्ट 2 पेज की टीका है, वो पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने कुछ रेड ब्रैकेट किए जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे नीचे लिखा है कि सुवर्ण, एक एग्जाम्पल के लिए सुवर्ण भस्म लेके उसकी पोट्टली का विधान दिया है उन्होंने। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ईशप गोलाभिधस्य बब्बुल निर्यासादिनाम व द्रवेण द्विस्त्रिघस्राद विमुरुद्य। तो वो कहते हैं कि जनरली वृद्ध वैद्य परंपरा में सुवर्ण भस्म जैसे भस्म लिया जाता था, सुविशुद्ध सम भाग पारद गंधक कज्जली ली जाती थी। सो अगर अष्टकर्ष भस्म लिया है सुवर्ण का तो एक कर्ष कज्जली का लिया है, ऐसे 1:8 इस क्वांटिटी में उन्होंने मिक्स किया उसको और विमिश्र मिक्स करके ईशब गोलाभिधस्य बब्बुल निर्यासादिनम, ईसब गोल हमें सबको पता है उसका निर्यास या बब्बुल का निर्यास। बब्बुल का निर्यास आज आपको पता होगा, बहुत सारी टैबलेट्स के लिए जो हम गम एक्केशिया यूज करते हैं वो नथिंग बट बब्बुल निर्यास है। तो बब्बुल का निर्यास यानी बाइंडर जैसे कुछ चीज उसमें वृद्ध वैद्य मिक्स करते थे, क्योंकि ईसब गोल भी बहुत चिकना हो जाता है, पिच्छिल हो जाता है, गुरु होता है वो जब हम पानी में डालेंगे उसे। सो ऐसे कुछ पिच्छिल चीज उसमें डाली जाती थी और इससे द्वित्रिघ्रास्र 2-3 घंटों तक मर्दन करके थोड़ा सा शुद्ध गंधक उसमें फिर से डालने के बाद उसमें शेप दिया जाता था पोट्टली का। और नीचे लिखा है संष्णौ संपादनाय द्वित्रिवल्लमितान सूक्ष्म सुवर्णखंडान ऊर्ध्वस्थितान स्थापयितु। और वो अच्छी पोट्टली दिखाई दे इसलिए कुछ लोग उसमें वो शेप देने के बाद, जैसे मोदक में हमें पता है ऊपर ऐसे लाइंस दिखती है, वैसे सुवर्ण की तंतु के खंड ऐसे लगाए जाते थे, तो दिखने में भी वो सुवर्ण तंतु खंड उसके ऊपर दिखेंगे। तो वो सुष्टु संपादनार्थम उन्होंने कहा है कि दिखने में अच्छा दिखे इसलिए वो किया जाता था। और उससे बाद में गंधक में पाक किया जाता था। सम्यक विशेषो चतुर्वृत्तो कौशेयवाससी। तो जो कौशेयवास ये रहेगा उसका कपड़ा रहेगा उसमें बांध के या की जाती थी उसकी पोट्टली बना के। चीन पात्रे शुद्ध गंधम विद्राव्य, चीन यानी चाइना क्ले जो कहते हैं उसमें शुद्ध गंधक को लेके उसे द्रवीभूत करके ये पोट्टलियाँ हैंग की जाती थी और पाक किया जाता था। बाद में वो वस्त्र खंड निकाल के वो अगर कुछ गंधक और कपड़ा लगाए वो खरोच के उसे विशोधन किया जाता था। ये जनरल विधि है जो आगे हम देखने ही वाले हैं। तो वो दी उन्होंने। इसमें 1-2 बातें हैं कि कुछ बाइंडर जैसे चीज कुछ लोग डालते थे, ये हमें समझने के लिए। और आगे लेकिन दिया है उन्होंने आधुनिकास्तु औषधस्य वर्ण विपर्य भित्या, ये बाइंडर जैसे चीज कुछ डालेंगे तो वर्ण अलग आ जाएगा शायद, इसलिए ये ना डालते हुए सिर्फ पानी से भी मर्दन करते हैं आधुनिक जो वैद्य है उस समय के, यानी उस समय से लेके आज तक के, तो वो भी करते हैं और दिखने में वो अच्छी दिखती है लेकिन कठिन होती है। तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि गंधक में पाक करने के बाद हार्डनेस आता ही है। आपको अगर गंधक में पाक करना है तो इस बब्बुल स्वरस का वगैरह स्वरस की जरूरत नहीं है, ये तो हमें समझ सकता है। आगे एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमेशा याद रखने के लिए, सिर्फ पोट्टली के नहीं। वो कहते हैं कि प्राचीन पोट्टलीषु तुलसी आदि स्वरस भावना प्राय दुष्यंते। प्राचीन जो पोट्टलियाँ अलग अलग है हेमगर्भ वगैरह, उसमें तुलसी आदि अलग अलग द्रव्यों की उनके स्वरस की भावना देने को कहा हुआ है। तत्तद रोग हरे द्रव्य यथाशक्यम विमृद्ध, इसलिए वो कहते हैं जो भी हरत्व आपको चाहिए, जो व्याधि हरत्व आपको उस पोट्टली में चाहिए, उसके हर ऐसे अलग अलग वनस्पतियों के स्वरस या क्वात्स्याम आप मर्दन करके उसकी वटिका यानी वो शिखराकार वटी बना के पोट्टली बना सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि द्रव भावना गुणों गंधक त्रुटि पाके न द्रवाहित विशेषस्य भस्मीभावात्। तो जो द्रव भावना हमने दी है, जो शुष्क करते हैं बाद में, लेकिन जो द्रव जो स्वरस या क्वाद डाला था ये तो गंधक में पाक करने के बाद भस्मीभूत हो जाएगा और इसलिए उसका कुछ फायदा नहीं है, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। लेकिन रसयोग सागर उनको डायरेक्टली अज्ञातु पतिता एवं बोध्या ऐसे कह देते हैं, ये अज्ञ लोग हैं ऐसे कहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पोट्टली तो छोड़ दो, आप तो भस्म बनाते वक्त अलग अलग वनस्पतियों की भावना देते हो और उसे पुट देते हो, और आप प्रत्यक्ष में देखते हो कि ऐसे अलग अलग वनस्पतियों की भावना दे के पुट देने के बाद जो भस्म बनेंगे उससे अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं व्याधियों में। और इंटरेस्टिंगली आप आगे जाके एक लास्ट इस ब्रैकेट में नॉट लास्ट बीच में देखोगे आप तो पता चलेगा, गर्भपातकादि औषध निर्मित धातु भस्मना तत्कार्यस्य प्रत्यक्ष दृष्टत्व। ये मैं पहले ही कह दूँ आपको, ये जो रसयोग सागर लिखा है
ये हरिशंकर वैद्य जो है, इनका ओवरऑल विवेचन देखोगे तो कभी भी वो सिर्फ पुराण मत है इसलिए मानते नहीं है, वो प्रत्यक्ष देखा है उस पे मानते हैं। और वो खुद लिख रहे हैं कि गर्भ पातक वगैरह वनस्पतियों की भावना देके अगर भस्मीकरण किया जाता है, यानी पुट लगाए जाते हैं उन द्रव्यों को, तो वो भस्म भी गर्भपातक बन जाते हैं। या उल्टा गर्भरक्षक भी कहा है उन्होंने, गर्भरक्षक भावना देंगे तो वो गर्भरक्षक भस्म बन जाते हैं। ये प्रत्यक्षता अस्ति, ये उन्होंने खुद प्रत्यक्ष देखा हुआ है। ये अगर रिजल्ट इतने डिफरेंट हो जाते हैं तो ऑफकोर्स इसमें तो इतना अग्नि है ही नहीं पोर्टली में, सो ऑफकोर्स भावना जो दी जाएगी उसका, उनका कहना है उसका महत्व है पोर्टली के कार्य में। तो आपको अगर अधिक कार्य चाहिए तो आप भावना दो, लेकिन खुद ही पहले कह दिया है उन्होंने कि सिर्फ पानी की भावना देके भी, क्योंकि अनुक्ते जलस्यात् ये तो हमें पता है, जब भावना बताई नहीं ग्रंथ में तो जल की भावना दी जा सकती है। तो दी तो रिजल्ट आएंगे नहीं, ऐसे नहीं। विशिष्ट वनस्पतियों से अगर वह भावना देंगे तो विशिष्ट शक्ति मिलेगी हमें, जो जो वो वनस्पति जिस व्याधि का हरण करती होगी ऐसे। तो ये देखने के बाद अभी हम निर्माण विधि पे आते हैं। एक्चुअली हमने डिस्कस किया अभी बताते हुए वो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम देखने जाएंगे अगर, तो ऑफकोर्स शुद्धि और भस्म, जो कुछ हमें द्रव्य चाहिए उनकी फर्स्ट स्टेप ऑफकोर्स रहेगी कि शुद्धि करना या भस्म करना। जैसे पारद हमें लेना है, वो एटलीस्ट सामान्य शोधन करना या अष्ट संस्कार करना उस पर, गंधक जो लिया है उस पर शोधन विधि करके लेना, और जो भस्म या द्रव्य हम यूज करने वाले हैं उसका, सॉरी जो धातु यूज करने वाले हैं या उपधातु वगैरह उनका भस्म यूज करना। तो वो पहले हमारे पास प्रिपेयर्ड चाहिए, वो परचेस करके हम डालने वाले हैं या हम प्रिपेयर करने वाले हम पे निर्भर है। लेकिन ऑफकोर्स अगर खुद हम शुरुआत से, जैसे हम रस हृदय में जब बनाते हैं तो हर एक चीज़ चाहिए, वो पारद का शोधन हो, अष्ट संस्कार हो, गंधक का शोधन हो, और कोई भी द्रव्य उसका भस्मीकरण हो, ये हर एक स्टेज पहले की जाती है। अगर इसमें से कोई भी स्टेज हम नहीं कर पाते तो वो हम पोटली बनाते ही नहीं। और अभी कितनी सारी पोटली है जो हम बना ही नहीं रहे, क्योंकि उसका भस्म हम अभी नहीं बना रहे, नहीं तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमें पता है तारगर्भ पोटली है, मल्लगर्भ पोट सॉरी त्रिवंग की पोटली है, वंग की पोटली है, अलग अलग पोटली है, लेकिन वो मेन इंग्रेडिएंट नहीं बना रहे इसलिए हम आगे नहीं जाते। तो ये थोड़ा सा हम डट के रहेंगे और खुद फॉलो करेंगे तो ऑफकोर्स रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम उस द्रव्य के लेते पाते हैं। लेकिन ठीक है, आपके लिए जो पॉसिबल होगा भस्म ला के बनाना या फिर डायरेक्टली खुद शुरुआत के स्टेप से जाना, उन सबको लेके मिक्स करने के बाद ऑफकोर्स हमें अगर पारद गंधक है उसमें तो कज्जली बनानी पड़ेगी, जो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन कज्जली निर्माण ये पहली प्रोसेस रहेगी। अगर सिंदूर वगैरह है तो सिंदूर बना के लेना पड़ेगा, और बाद में ये मिक्स करने के बाद भावना है नेक्स्ट प्रोसेस, भावना दी जाएगी। कभी कभी कुछ ग्रंथों के जैसे रस योग सागर में कहा है अल्पगंधक दान, भावना के बाद जब भावना खत्म होती है और हमें पता है अगर वो पोटली उतनी अच्छी कठिन नहीं बनती, उसका संधान उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो कुछ कुछ जगह पे अल्प गंधक दान किया जाता है, थोड़ा सा गंधक उसमें बाद में ऐड किया जाता है, जो कज्जली का घटक नहीं रहता है, एक्स्ट्रा होता है, वो किया जाता है। उससे परमाणु अच्छे बंधन हो जाता है उसमें, वो मेल्ट होके गंधक पाक के समय में ये जो अंदर गंधक है भावना में डाला हुआ, वो मेल्ट होने के बाद अच्छा पकड़ लेता है उस पोटली को, इसलिए कभी कभी वो दान किया जाता है। शिखराकृति निर्माण, बाद में पूरी भावना और गंधक दान होने के बाद उसे शिखराकृति बनाई जाएगी, उसे शुष्कता की जाएगी, उस शिखराकार जो वटी बन जाएगी उसे सुखाया जाएगा अच्छी तरीके से, और सगंध पोटली बंधन किया जाता है। एक कापड़ लेके, कपड़ा लेके उसमें थोड़ा सा गंधक फैला के, अभी ये भी डिपेंड, कुछ पोटली को ज़रूरत है कुछ को नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गंधक डाल के उसमें पोटली का स्थापन करके उस कपड़े को बांधा जाता है। अब ये कपड़ा कैसे रहना चाहिए, कुछ ग्रंथ में कपड़ा ही दिया है, कुछ ग्रंथ में ऑफकोर्स अलग अलग कपड़े, जैसे कौशे आश्मा हमने अभी पढ़ा, सो रेसिम का कपड़ा जो रहता है वो भी बताया हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकली बताए जाएंगे तो ये कपड़ा कोई भी हो, पोटली अच्छी बनती है। अभी उस कपड़े का कुछ इफेक्ट होगा नहीं होगा वो अलग बात हो सकती है, देख, और रिसर्च का टॉपिक भी रह सकता है, या उस पर अलग अलग थॉट प्रोसेसेस है वैद्यों की, लेकिन पोटली का काठिन्य या पटली के कार्मुकत्म में उतना अंतर नहीं देखा जाता। तो सिंपल मसलिन क्लॉथ भी अगर हम लेते हैं तो भी कुछ इशू नहीं है, हम जनरली मसलिन क्लॉथ ही लेते हैं उसके लिए। तो वो मसलिन क्लॉथ में बांध के कोई भी अच्छे थ्रेड से बांधना है जो इजीली टूटेगा नहीं, और गंधक में डिप करना है। गंधक में डिप करने से पहले गंधक को पहले ही द्रवीभूत करना अच्छी बात रहती है, क्योंकि तुलना स्वरूप गंधक डाल के आप करने जाओगे तो वो उतना अच्छा द्रवीभूत बाद में होना मुश्किल हो जाती है, कभी कभी वो डीप होगा या नहीं होगा, इसमें भी मुश्किलें आती है। तो इसलिए हमें पहले ही द्रवीभूत करके लेना है उस भांड को, तो अरेंजमेंट उसकी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल वालू का यंत्र में उस पात्र को रखना, सो
वालू का यंत्र अरेंज करना है, उसमें पात्र या मटके को रखना है, उसमें गंधक डाल के पहले ही द्रवीभूत करके लेना है और बाद में पोटलियों को उस पर सस्पेंड कर देना, उसमें सस्पेंड कर देना। तो उसके बाद वो पाक होते जाएगा। तो जनरली जो टाइम हम गिनते हैं वो गंधक को अग्नि देने से नहीं गिनते। जब गंधक द्रवीभूत हो चुका है और हमने जब उसमें पोटली हैंग कर ली है, उससे आगे हम समय गिनना चालू कर लेते हैं। तो उससे आगे 1.5 घंटा, 3 घंटे, 8 घंटे, 24 आवर्स जो कुछ रहेगा वो बाद में गिना जाएगा। बाद में गंधक में पाक होने के बाद उसे निकाल लेना है। तो अलग अलग विधि देखे देंगे। कुछ ग्रंथकार उसे स्वांगसाहित्य के बाद में निकालने को भी कहते हैं, लेकिन इसमें स्वांगसाहित्य का इतना बड़ा ज़्यादा रोल नहीं रहता। इसलिए आप जब वो द्रवीभूत गंधक है तभी अगर निकाल लेते हो तो आपको शोधन जो पोटली का करना है वो आसान हो जाता है। पोटली स्क्रैप आउट ज़्यादा करनी नहीं पड़ती। तो आपका मेन इंग्रेडिएंट, क्योंकि स्क्रैप करने जाते हो तो कुछ ना कुछ हद तक आपका मूल जो घटक द्रव्य या कल्प है वो भी स्क्रैप आउट हो जाता है। वो नहीं होता अगर हम द्रवीभूत गंधक में से उसे निकाल लेंगे। तो दोनों प्रोसेस लेकिन फॉलो की जा सकती है। और जो कुछ है वस्त्र या गंधक अगर लगा है तो उसे स्क्रैप आउट कर देना है। इसे पोटली का लेखन कह सकते हैं। और बाद में पोटली प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं, जब चाहिए उसे यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके सामने ये निर्माण रखा है। ये एक्चुअली रस सिंदूर की बनाई हुई पोटली है, लेकिन इसके बहुत अच्छे स्टेप बाय स्टेप ये है, इसलिए आपके सामने रखा हुआ है। जैसे पहले रस सिंदूर है, उसमें फिर से कुछ कज्जली वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा बंधन हो इसलिए। बीच में आप येलो जो देख पा रहे हो अल्पगंधक दान किया हुआ है। बाद में बीच में जो फोटो है कुमारी डाली हुई है। एक कपड़ा जो मसलिन क्लॉथ है उसे लेके उसमें वो जो भावना दिया हुआ रस सिंदूर था उसकी पोटली का शेप बना के रखा हुआ है। उसे बाद में वो शेप जो दिख रहा है आपको वैसे कट करना चाहिए, वैसे ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं होता। तब की बातें हैं, जैसे आपको आसान लगता है। उसे बांध देना है सिर्फ अच्छे थ्रेड से और हैंग कर लेना है एक शलाका को जो आप डुबाने वाले। तो एक ही पोटली जैसे दिखाई ऐसे भी बना सकते हो, या बहुत सारी पोटली भी आपने एक साथ बांध दी है, यानी बांधा अलग अलग ही है पोटली को, लेकिन उन सब पोटलियों को एक साथ भी बांध दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, वो बाद में छूट जाती है। तो दोनों चीज़ें कर सकते हो आप। और जैसे दिखाया है ऊपर मटके में आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी पोटलियाँ सस्पेंड की हुई है गंधक में, ऐसे सस्पेंड कर सकते हो। और बाद में उसे निकाल लेना है। और स्क्रैप आउट करने के बाद जैसे बीच में ये पोटली दिखाई दे रही है आपको, जो पहले थी उसी का ये बनने के बाद का फोटो है। सो या फिर इधर आप देख पा रहे हो अभ्रगर्भ पोटली के वगैरह फोटो दिख रहा है आपको। तो ऐसे बाद में पोटली आपको अच्छे से दिखाई देगी, जिसमें बिल्कुल भी गंधक नहीं चिपका हुआ और कुछ भी बाकी द्रव्य नहीं दिख रहा है। अभी ये पाक कब तक करना है, तो जनरली हम जो फॉलो करते हैं वो सिद्धि लक्षण वैसे देखने जाएंगे तो ग्रंथ में डायरेक्टली सिद्धि लक्षण पहले पुराने ग्रंथों में नहीं है। बाद में वृद्ध वैद्यों ने उसके लक्षण दिए हैं, जैसे कि उसका वर्ण जो है वो नीला दिखना, गगन जैसे वर्ण आना, ऐसे कुछ लक्षण दिए हैं। लेकिन उसका एक्चुअली देखने जाएंगे तो मूल ग्रंथों में वैसे लक्षण नहीं देखने को मिलते, उनमें काल देखने को मिलता है। जैसे हेमगर्भ पोटली में अर्धयाम बताया हुआ है, तो 1.5 आवर्स पाक करना है, तो हम उतना ही पाक करते हैं जनरली जितना काल बताया है। लेकिन कुछ लोग हेमगर्भ को भी 24 आवर्स तक लेके जाते हैं। उधर वो परीक्षा लक्षण देखते हैं गंधक के, और लक्षण ये है कि ब्लूइश टिंज दिखना चालू होना चाहिए। तो गंधक जो है येलो दिखेगा आपको, रेडिश दिखने लगेगा मेल्ट होने के बाद, ब्राउनिश रेडिश ऐसे, और धीरे धीरे ब्लैक होते होते उस पर लेयर्स आनी चालू हो जाएंगी, जो ब्लूइश लेयर्स दिखने लगती है। तो वो जब दिखती है तब वो रुकते हैं। लेकिन आप टाइम के हिसाब से भी अगर पाक करते हो तो भी उतनी हार्ड अच्छी पोटली आपको मिलती है। ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। तो ऑफकोर्स ये बुरी बात नहीं है, अगर आप ज़्यादा पाक भी करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा गंधक की उस पर एक्शन हो जाएगी। तो पोटली निर्माण तक जो हम आए थे, तो जो लेखन करने के बाद जो पोटली हमारे हाथ में होगी, जैसे गंधक रहित वगैरह है, उसे हम बाद में उपयुक्त करने वाले हैं। सो जैसे इधर बहुत सारी पोटली आपको दिख रही होंगी, जैसे लोहा गर्भ है, नीचे ब्लैक जो कलर दिख रहा है वो हेमगर्भ पोटली है। सो अलग अलग एक ही टाइम पे आप बहुत सारी पोटली बनाना पॉसिबल है। 200 पोटली इधर आपको दिखाई दे रही है एक साथ जो दिखाई दे रही है। शिखराकारता, ये जो एक सिर्फ उसमें से महत्वपूर्ण भाग है, उसमें जब हम देखेंगे सो शिखराकारत्व जो रहता है ये पोटली में ये सब कॉमन पॉइंट देखने को मिलेगा। आकृति,
सो शिखराकार आकृति कहा जाता है, कुछ लोग उसे पुग्गीफल आकृति कहते हैं। सो जो पुग्गीफल की आकृति रहती है वो भी शिखराकार रहती है। सो शिखर आकार, ऊपर के तरफ टेपरिंग, ऐसे आकार उसमें रहता है। इसलिए रसयोग सागर में से भी आप, हम टीका में से एक लाइन अगर देखते हैं, पर्वतीया जांगलाश्च अधुना अपि औषधानां पिंडम निर्माय रक्षयन्ति, ये एक पॉइंट उन्होंने दिया है कि एक पिंड स्वरूप उसमें रहना। शिखर यानी क्या, एक जगह पे, जैसे हमने कहा था पोटली कम जगह पे रखना, सो पिंड निर्माण करना है। तो ये पिंडी शिव लिंग में जो दिखता है उसे भी पिंडी कहा जाता है, तो ये पिंड स्वरूप देना। ये पर्वतीय जांगलाश्च, सीखे हुए नहीं, जंगल में रहने वाले या पर्वत पे रहने वाले लोग भी औषध को अगर रखना है, वन औषधों को, तो पिंड बना के उसे रक्षण करके रखते। तो इसी का मतलब है कि रक्षण करने का ये एक टेक्निक है, पिंड स्वरूप देना। और दूसरा जो है वो विशिष्ट आकृति ही देना, शिखर नाम की आकृति बताई हुई है। सो इसमें एक चीज़ क्या आती है कि रक्षण करना, ये रक्षण क्यों होगा। सो मॉडर्न थोड़ा सा फिजिक्स का आधार हम लेते हैं, जो नीचे लिखा है सरफेस एरिया है कि सरफेस एरिया जितना कम होगा, यानी जैसे पोटली हम ये जो देख रही है अभी, इस पोटली में सरफेस जो होगा, वो जो आउटर हमें सरफेस दिखाई दे रहा है शिखराकृति में, उतना ही एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन अगर हम बाकी कोई भी चूर्ण स्वरूप वगैरह देखते हैं तो वो स्प्रेडेड होगा, उसमें जितने परमाणु होंगे उनका हर एक का सरफेस एनवायरनमेंट में ओपन रहेगा। सो ऑफकोर्स जो वीर्य हनन हो सकता है आतप के वजह से, वायु के वजह से, जल के वजह से, इन सब के वजह से जो वीर्य हानि हो सकती है, वो जितना स्प्रेडेड मटेरियल होगा उतनी जल्दी हो जाएगी। और जितना वो पास में रहेगा, जितना सरफेस एक्सपोज कम रहेगा, उतनी वो वीर्य हानि जो होगी वो कम होते जाएगी। ये हम सिंपल भी औषधिकरण में देख सकते हैं। अगर कोई आप अवलेह वगैरह बना लेते हो जो घन है, जो उतना पतला नहीं है, पतला यानी मेरे कहने का मतलब है थीन नहीं है बिकॉज ऑफ मधु एट्सेट्रा, बहुत घना हो चुका है, लेकिन उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स अगर रह रहे हैं और ऐसे ही रख देते हम, तो अगर फंगस वगैरह आ जाती है तो वो हर एक पॉकेट में उसके आ जाएगी और वो पूरा कल्प को खराब हो जाएगा। और उसी को आप अच्छे से कॉम्पैक्टनेस से बना के एक गोला बना के रखोगे, तो गलती से फंगस वगैरह आती भी है तो वो आउटर सरफेस पे आती है, अंदर नहीं मिलती हमें, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट आ गया तो उसे सरफेस एरिया उतना नहीं मिला, उसे एनवायरनमेंट उतना एक्सपोज नहीं हुआ, इसलिए वो वीर्य हानि नहीं होती बिकॉज ऑफ इन सब चीज़ों की वजह से। सो पिंड निर्माण करना ये एक टेक्निक उसके लिए भी आवश्यक रहता है कि जो हमने शुरुआत में देखा था, दीर्घ काल तक वीर्य वैसे के वैसे रहना। और दूसरी चीज़ ये वृंद माधव की एक टीका में आई है, नवत्वात् स पुराणाच्च संख्या विभाग योजने परिणामाकृतिभ्याम च विशिष्टा शक्ति रिष्यते। ये नवत्व किसी चीज़ को कहते हैं वो इतनी इतनी दिन तक ही यूज करो या पुराण होने के बाद ही यूज करो, किसी संख्या में पाक करने के लिए कहा जाता है। वैसे ही किसी आकृति में ही उसका निर्माण करने के लिए कहा जाता है। इससे कुछ विशिष्ट शक्ति एक्सपेक्टेड रहती है। ऑफकोर्स ये विशिष्ट शक्ति यानी क्या है, इसका उतना उहापोह ज़्यादा किया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये विशिष्ट शक्तियाँ रहती है, उसी शेप में आती है। अभी इसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा उस पर, लेकिन ये जो शिखराकार है, ये कुछ हद तक आप अगर लिटरेचर रीड करते हो, मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि वो साइंटिफिकली उतना प्रूवन नहीं है, लेकिन एज ए थॉट आपको पता रहे इसलिए। पिरामिड शेप ये भी जो शेप होता है जो शिखराकृति के तरफ जाता है, उसे कहा जाता, बहुत सालों तक ऐसे उस पर लोगों ने काम किया है कि उसमें रखी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहती है। कुछ लोगों का कहना है मम्मी भी उस शेप के वजह से प्रिजर्व है। सो उसकी साइंटिफिक ये हमें पता नहीं, लेकिन उस शिखराकार पे बहुत ज़्यादा काम फॉरेन कंट्रीज में भी पहले होते आया है। सो ये शेप को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, उसके वजह से इसमें विशिष्ट शक्ति आ रही है, ऐसे बताए हुआ है। दूसरी आसानी व्यवहार में क्या है, ऐसे जब शेप रहेगा अपर एंड इज टैपरिंग, सो हमें पकड़ने में आसानी होगी। वो जब हमें दान जो करना है वो हमें घिस पे करना है। पोटली बना के आप जनरली पाउडर करते नहीं हो या नहीं करनी चाहिए, उसे घिस के देना चाहिए अनुपान के साथ, तभी उसके सूक्ष्म कण आते हैं। तो ये करने के लिए ऊपर टेपरिंग एंड होगा तो पकड़ने में आसानी होगी, ये भी एक आसान ये है। और पोटली निर्माण ओवरऑल कैरी करने के लिए भी आसान है। सो ओवरऑल इस तरह से हम देखते हैं कि पोटली कल्पना जो कही जाती है, थोड़ा विवेचन मैंने आपको इन डिटेल किया है,
लेकिन निर्माण वैसे देखे जाएंगे तो बहुत आसान निर्माण प्रक्रिया है, लेकिन कार्मुकत्व बहुत बड़ा है इसका। आपको जो फोटो दिख रहा है उसमें जैसे दिख रहा है अनुपान आपको कशा पे लेना है। कश जो पाषाण रहता है, या मराठी में उसे सहाण कहते हैं, जिसपे चंदन घिसा जाता है। तो वैसे एक पाषाण लेके उस पर अनुपान लेना है पहले, और उस अनुपान में इसको रगड़ के जो लेहन स्वरूप आ जाएगा, जो पोटली का आपका वर्ण होता है, जनरली उस वर्ण का वो अनुपान बन रहा है या वो वर्ण उतर रहा है उस अनुपान में, ऐसे देखने को मिलता है। वो गिन के आपको घिसना है। वो आवर्त में घिसा जाता है, यानी राउंड शेप में आपको गिन के घिसा जाता है। सो जनरली आसानी हो समझने के लिए रुग्ण को, इसलिए ये जो एक पर्व है अंगुली का, उतनी डायमीटर का शेप बनाने को कहते हैं। या जनरली हम इंडियन पेशेंट है तो कहते हैं आसानी से समझ में आए इसलिए कहते हैं छोटा 1 रुपीज़ का जो कॉइन है उसकी डायमीटर इतना आप उस अनुपान में उसको घिसो अनुपान में, और उससे जो उसके काउंट बताए जाते हैं। जैसे 7 राउंड्स घिसना है, 7 आवर्त, 11 राउंड्स, 42 राउंड्स, 125 राउंड्स, 108 राउंड्स, ऐसे। तो इतने घिसने के बाद जो अनुपान में उतरेगा उस दवाई को अवलेहन लेहन स्वरूप लेना है। तो धीरे धीरे मुहुर्मुहु उसका लेह लेना है, जो काल होगा उसके हिसाब से। और आप पोटली को फिर से धावन वगैरह करके शुष्कता लाके रख सकते हो, वो खराब नहीं होती है उसे द्रव्य लगने के बाद भी, बिकॉज ऑफ वो गंधक में पाक हो चुका है उसका। सो अभी ज़्यादा पोटली का ही विवेचन ज़्यादा एक्सटेंड ना करते हुए हम एक एक पोटली पे थोड़ा सा विवेचन करेंगे। जैसे प्रधान पोटली में से जो सबसे फेमस पोटली है वो है हेमगर्भ पोटली। उसमें अगर हम इंग्रेडिएंट देखेंगे तो 4 ही इंग्रेडिएंट है, शुद्ध पारक, शुद्ध गंधक, सुवर्ण भस्म एंड ताम्र भस्म। तो ये अगर घटक द्रव्य हम देखते हैं 4 ही द्रव्य है, लेकिन इस पोटली का प्रचार बहुत ज़्यादा था। रसयोग सागर की टीका में हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है कि जनरली लेमैन भी कोई है और अगर वो देखता है कोई रुग्ण डेथ बेड पे है, बहुत क्रिटिकल है, तो लेमैन भी कह देता था, जनरली इंडियन ऑफकोर्स पर्सन, कि इसे हेमगर्भ पोटली देनी चाहिए। यानी इतनी वो फेमस थी पहले 1 शतक तक। यही सेम महाराष्ट्र रीजन में, कोकण रीजन में भी देखने को मिलता था कि कुछ सीवियर चीज़ हो गई है तो हेमगर्भ पोटली देनी चाहिए, ऐसे सोचा जाता था। घर में है तो देखी भी जाती थी। अभी इसके 2 मतलब है। एक तो इतनी ये फेमस हुई क्योंकि आत्तिक अवस्थाओं में उतनी ज़्यादा वैद्यों से यूज़ होती थी, और दूसरी चीज़ ये सामान्य जनता भी दे रही थी। इसका मतलब इतनी भी ये आत्तिक अवस्था में काम तो कर रही, लेकिन डेंजर नहीं है, कि अनसेफ नहीं है। जैसे इसमें बहुत सारे बड़े कुछ विष नहीं है, वत्सनाभ है, धतूर है, ऐसे कोई भी बड़ा विष बड़ी मात्रा में इसमें नहीं है। जैसे महावात विध्वंस की भी पोटली फेमस थी लोगों में, लेकिन कोई भी आसानी से नहीं कहता था कि महावात विध्वंस की पोटली इसे देनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 25% तक जो वत्सनाभ है वो अगर अन्य व्यक्ति ने यूज किया तो बहुत बार हानि कर देगा। वैसे हेमगर्भ में नहीं है। ताम्र भस्म में चाहिए हो, वो इतना बड़ा विष स्वरूप नहीं काम करता आत्तिक अवस्था में, या आत्तिकता लाएगा ऐसे बड़ा विष नहीं है। सो वैसे देखा जाए तो सेफ भी थी। कुछ उसके है कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो हम देखेंगे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात। और दूसरी, हेमगर्भ चाहे कहा हो इसे, यानी हेम यानी सुवर्ण, लेकिन इसमें 2 प्रधान द्रव्य है। सुवर्ण के साथ इसमें ताम्र भस्म भी है। सो पीछे जो ये बैकग्राउंड में फोटो रखा हुआ है, जानबूझ के रखा हुआ है, ये आपको अग्नि तत्व दिखाता है। सुपरनोवा कंसेप्ट होता है, वो आज नहीं डिस्कस करेंगे हम, लेकिन अग्नि तत्व से इसकी निर्मिति बताई हुई है, या सूर्य से निर्मिति बताई हुई है इसकी, अपना ताम्र भी और सुवर्ण दोनों की भी। सो ये दोनों द्रव्य जो है ये उत्पत्ति के हिसाब से आग्नेय द्रव्य है। उनका सुवर्ण का तो तेज देखते हैं हम तो पता ही चलता है उसमें तेज है, और ताम्र के गुण जो वीर्य वगैरह देखेंगे तो पता चलेगा ये आग्नेय द्रव्य है। सो दोनों द्रव्य अग्नि महाभूत प्रधान इस पोटली में आए हुए हैं, और उसका पाग भी गंधक में किया हुआ है, जो फिर से आग्नेय और उष्ण द्रव्य है। सो ओवरऑल ये जो कल्प बन जाएगा, ये उष्ण कल्प और आग्नेय तत्व का कल्प बन जाता है। सो इसमें एक महत्वपूर्ण बात इसमें भी, और सुवर्ण पोटली आगे जाके देखेंगे उसमें भी, कि इसमें सुवर्ण और पारद का भी संयोग है। जैसे सुवर्ण और ताम्र, वैसे सुवर्ण और पारद। तो इसमें फॉन्ट आपको शायद नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन ये जो श्लोक है, हेमना हंति त्रिदोषज रुजो, ऐसे रसेंद्र चूड़ामणि का श्लोक है, हेमना हंति त्रिदोषज रुजो।
हेमनाहंती हेमना संयुतो पारदः। सो पारद जब सुवर्ण के साथ रहता है तो वो त्रिदोषज रुजा पे काम करता है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत उधर दिया हुआ है। सो सुवर्ण के साथ जब आएगा तो त्रिदोषज रुजाहर, इसलिए हेमगर्भ पोट्टली या सुवर्ण सूज जैसे कल्प जनरली त्रिदोषज अवस्थाओं पे काम करते हुए हम देखते हैं। और वो त्रिदोषज रुजा में कार्यकारी है। त्रिदोष के वजह से जो वेदना उत्पन्न हो रही है, चाहे वो शूल हो, चाहे वो अरति हो, श्वास कष्टदादी वेदना हो, ये कम करने में और त्रिदोषज से हो रही है तो ये काम होता है। और इसीलिए ये कल्प त्रिदोषज अवस्था में होने की वजह से सन्निपातिक अवस्था, इसलिए आत्तिक अवस्था में काम में आते हैं। दूसरा, इन दोनों में मेनली दोनों यानी सुवर्ण सूत शेखर की पोट्टली भी वृद्ध वैद्य परंपरा में जो है और हेमगर्भ पोट्टली भी, इन दोनों में ताम्र और सुवर्ण का संयोग है। तो ताम्र और सुवर्ण का संयोग संहिता के काल से ही प्रधान माना गया है एक अवस्था में, वो है गर्विष अवस्था या विष अवस्था कोई भी। सो विष अवस्था में वाग्भट में भी आप 7th चैप्टर सूत्रस्थान के देखोगे, पहले ताम्र दे के शोधन करवाना है। ताम्र को इसलिए ताम्र भस्म के गुणों में भी कहा है ऊर्ध्वाध शोधनम। सो शोधन का मतलब हमेशा वमन नहीं हुआ, फिर भी अल्प मात्रा में शोधन का काम, श्रावण करके शोधन का काम पुरुष से हो, स्टीवन से हो, ताम्र भस्म करवाता ही है। सो शोधन करवाना विष का, ये ताम्र की एक खासियत है। और शोधन के बाद जो हृदय रक्षण होना चाहिए, हृदय पे विष का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या कोई भी शरीर धातुओं पे विष का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सुवर्ण कार्य करता है। इसलिए ताम्र और सुवर्ण का संयोग इन दो पोटलियों में आया है। ये गर्भ विष जब हेतु रहेगा या विष हेतु रहते हैं तब बहुत महत्वपूर्ण संयोग समझा जाता है। अभी इसका अगर हम द्रव्य जो है 4 द्रव्य प्रधान, इनका अगर जनरली द्रव्य गुण देखेंगे तो क्या सामने आता है, ये चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा एक मैं पहले बताना चाहूँगा कि चाहिए ये 4 ही द्रव्य हो, लेकिन ये कल्प आग्नेय कल्प तो है ही, लेकिन ये 4 द्रव्य वाले हम बहुत सारे कल्प देख सकते हैं जिसमें सुवर्ण ताम्र पारद गंधक है। तो आग्नेय यानी इतना उष्णता पैदा करने वाला कल्प होना नहीं चाहिए ऐसे लग सकता है, लेकिन ये कल्प इतना क्यों है, गंधक में पाक, ये भी हम समझ सकते हैं। फिर भी ये कल्प इतना तीक्ष्ण माना गया है वृद्ध वैद्य परंपराओं में, उसका एक कारण था। वृद्ध वैद्य लिटरेचर ऐसे कहते हैं, इसमें वो लोग समीर पन्नग ऐड करते थे। तो समीर पन्नग की एडिशन इस कल्प को ज्यादा वीर्यवान और ज्यादा तीक्ष्ण बना देती थी, जो कि अगर ग्रंथोक्त कल्प हम लेंगे तो उतना तीक्ष्णत्व देखने को नहीं मिलेगा। और उसका अधिकरण भी देखते हैं तो क्षय में या क्षयज काश में आया हुआ है ये कल्प। सो ऑफकोर्स वो उतना तीक्ष्ण नहीं रहेगा, लेकिन तीक्ष्णत्व आत्तिक अवस्था में जो हमें चाहिए, क्योंकि अवरोध दूर करना है, कफ का अवरोध मेनली, तब ये जो तीक्ष्णत्व चाहिए ये समीर पन्नग की वजह से आता था, जो कफ का श्रावण भी करेगा, अवरोध भी दूर करेगा। तो हम जनरली हमारे लेवल पे जो कर रहे हैं अभी, कि हमें भी वो वृद्ध वैद्य परंपरा में जो उसका यूज था वो सब लोगों को पता है, तो वैसे रिजल्ट आने चाहिए, लेकिन ग्रंथोक्त द्रव्य में चेंज नहीं करना था। इसलिए हम एक ही छोटा सा चेंज करते हैं, ताम्र भस्म जो यूज करते हैं वो सोमनाथी ताम्र यूज करते हैं। सो सोमनाथी ताम्र में हरताल, मनशिला और सोमल ये द्रव्य भी आ ही जाते हैं जो समीर पन्नग के इंग्रेडिएंट्स है। सो वैसे ही रिजल्ट इस भस्म से मिलेंगे, इसलिए ये भस्म हम ऐड करते हैं, इसलिए उधर उस भस्म के गुणों का उल्लेख किया हुआ है। तो जनरली हम अगर रसपंचक और दोषघ्नता रोगनत्व आगे सामने हमारे रखते हैं उस कल्प की, तो हेमगर्भ पोट्टली में हम जनरली देखेंगे कि रस तो वैसे मधुर, कषाय, तिक्तता देखने को मिलेंगे, वीर्य लेकिन उष्ण वीर्य प्राधान्य है इनके द्रव्यों में, कटु विपाक है। ये पोट्टली अगर ज्यादा मात्रा में देते हैं, कुछ वैद्यों के इस्तेमाल में ये पोट्टली ज्यादा है, उन्होंने भी ये बताया हुआ है कि इससे ग्राहित्व आता है, मलबद्धता आने लगती है अगर ज्यादा मात्रा में यूज हुआ तो कटु रस का कार्य दिखाई देता है। गुण में देखेंगे तो ऑफकोर्स स्निग्ध, सर, संग्राही है, फिर भी कुछ हद तक तीक्ष्ण है, लेखन है, दीपन है, और रसायन विषहर, हृदय, वृष्य, दुष्टिबल्य, आयुष्य, बल्य ऐसे गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ हद तक लेखन के तरह अपतर्पण करने वाले गुण है, लेकिन एकांतिक अपतर्पण नहीं है। ये हृदय, आयुष्य, बल्य ऐसी भी दिखाई देती है। अधिकरणी इसका क्षयज, काश जैसे अवस्थाओं में आया हुआ है। त्रिदोषज अवस्थाओं पे काम करती है, लेकिन कफवात प्रधान त्रिदोष, जनरली कोई भी त्रिदोष यानी तीनों दोष बढ़ते हैं तब ये पोट्टली उतनी अच्छी काम में नहीं हमेशा आएगी, या आएगी भी अगर इसमें ये मल्ल वर्ग नहीं होगा। सिर्फ पारद, गंधक, सुवर्ण और ताम्र रहेगा सेम प्लेन फॉर्म में तो त्रिदोष अवस्था में आ भी सकती है, लेकिन जब इसमें मल्ल वर्ग ऐड किया गया है इन फॉर्म ऑफ सोमनाथी ताम्र या समीर पन्नग एडिशन,
तब वो पित्त प्रधान अवस्था में उतनी नहीं काम करेगी। उल्टा पित्त क्षयज सन्निपात है, जो सन्निपात हम पढ़ते हैं चरक में वगैरह, उसमें एक धातु का क्षय और दो धातु बढ़े हुए, या एक धातु का क्षय एक धातु सम एक दोष बढ़ा हुआ, धातु नहीं सॉरी दोष, तो एक दोष में से पित्त अगर क्षय अवस्था में है और वात कफ में से कोई बढ़ा हुआ है या दोनों बढ़े हुए हैं, उस अवस्था में हेमगर्भ अच्छा काम करता है। रोगघनता देखेंगे तो सकल रोग वैसे तो कहा ही गया है उसकी अवस्था में भी और इंग्रेडिएंट के हिसाब से भी, लेकिन कास श्वास क्षय ये प्रधान है उसमें। ग्रहणी, कुष्ठ, यकृत प्लीहा वृद्धि में, अग्निमांद्य में, उदर में, परिणामशूल, पांडु, ज्वर, अर्श, व्रण, कृमि ऐसे प्रधान अवस्था दिखती है। अभी ये सब जो व्याधि है ये बहुत बार मिस हो जाती है, इसलिए जानबूझ के रखी है। गोवा शास्त्री नाम के वैद्य है या फिर निध देशपांडे वैद्य है, जिन्होंने वृद्ध वैद्यों के बुक्स में से बहुत महत्वपूर्ण बुक्स लिखे हुए हैं, वो भी लास्ट में ये लिखते हैं बात कि ये आत्तिक अवस्था की पोट्टली नाम से ही फेमस हो गई है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पोट्टली काशश्वासादि अवस्थाओं में, जब आत्तिक अवस्था है भी नहीं तब भी उतनी ही अच्छी कारीगर है। आप उसका दोष पे कार्य, जो वात कफ प्रधान दोष, पित्त क्षीण रहना, ये समझ के अलग अलग अवस्थाओं में, इन व्याधियों में से अलग अलग अवस्थाओं में भी यूज कर सकते हो। जैसे बहुत वैद्यों से मैंने डिस्कस किया था, जो मैंने खुद कुछ जगह पे यूज़ नहीं किया होगा इनमें से, या बहुत सारी अवस्थाओं में, लेकिन अन्य वैद्यों को पूछने के बाद पता चला है कि ज्वरोत्तर या जीर्ण व्याधि के बाद जो दौर्बल्य आता है, क्षय होता है, तो ये पोट्टली का अधिकरण ही हेमगर्भ का क्षय है। इसलिए वो लोग क्षयज अवस्थाओं में, व्याधि होने के बाद जो क्षय अवस्था आती है धातु की, और जिसमें अग्निमांद्य बहुत रहता है, दौर्बल्य रहता है, अल्प श्रमोत्तर श्वास जैसे अवस्था रहती है, ऐसे अवस्थाओं में भी हम हेमगर्भ पोट्टली का यूज़ करते हैं और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा ऐसी अवस्थाओं में भी आप ज़्यादा करके यूज़ करो, क्योंकि आत्तिक अवस्था में बहुत बार जो अवस्थाएं देखी जाती है वो अरिष्ट लक्षणात्मक रहती है, और अरिष्ट लक्षण में ऑफकोर्स अरिष्ट है तो औषधि काम करना जनरली मुश्किल रहता है। कुछ अवस्था ऐसी रहती है जो दिखने में अरिष्ट लगती है, लेकिन ये पोट्टली देने के बाद साध्य हो जाती है। शायद वो अरिष्ट हम पहचानने में भी भूलते होंगे, या कुछ हद तक सुवर्ण उतना वीर्यवान है कि कुछ अरिष्टों को उल्टा भी कर सकता है, कुछ दिनों तक आगे लेके जा सकता है, लेकिन हमेशा ये होगा ही ऐसे नहीं। इसलिए आत्तिक अवस्था में काम करना ही है, लेकिन हमें नॉर्मल कंडीशंस जो व्याधियों के हमारे सामने आती है तब भी हम हेमगर्भ पोट्टली यूज में ला सकते हैं, जैसे जीर्ण व्याधि के बाद आने वाला दौर्बल्य श्वासकासादि अवस्था, या ग्रहणी का दौर्बल्य आने के बाद आने वाले श्वासकासादि अवस्था, या ग्रहणी की खुद की ही दुर्बलावस्था हो, यकृत प्लीहा वृद्धि हो और मेनली यकृत की जगह पे शूल जैसी अवस्थाएं हो, उसमें हम हेमगर्भ पोट्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो काल देखेंगे, ये थोड़ा वृद्ध वैद्यों परंपरा के बुक्स में से ही लिया हुआ है। जैसे अगर हमें क्षयज अवस्था में देना है तो हेमगर्भ पोट्टली को व्यानोदान काल में भी दिया जा सकता है, दोनों खाने के बाद, और तब उसे नवनीत और शर्करा के साथ दिया जा सकता है। सो ऑफकोर्स हमें ब्रूहण करवाना है, क्षयज अवस्था है तो ऐसे द्रव्य चाहिए नवनीत जैसे, जो हमें ब्रूहण का काम भी करेंगे लेकिन अग्निमांद्य भी ज़्यादा नहीं लाएंगे। सो ऐसे द्रव्य नवनीत शर्करा जैसे अनुपान के साथ हम दे सकते हैं। काल में ही अगर हमें रस विक्षेपण, ये थोड़ा सा वर्ड वृद्ध वैद्य हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन के लिए यूज करते हैं। सो रस विक्षेपण में कुछ विकृति है, रुल्लास जैसे लक्षण है, या भेषज द्वेषी रुग्ण है, प्रदर जैसे अवस्था है, तो वैद्यों का कहना है कि अन्न देना चाहिए, अन्न में मिला के ही। सो जैसे हम चटनी लेते हैं अनुपान के साथ पिसा हुआ हेमगर्भ, उन्हें कहना है कि प्लेट में ही ले लो, और हर एक जो आप निवाला लोगे उसके साथ आपको ये लेहन के स्वरूप में लेते रहना है। अग्निमांद्य है तो ऑफकोर्स समान काल में हम अग्निमांद्य में दे सकते हैं, तब आर्द्रक स्वरस, निम्बुक स्वरस ऐसे अनुपान के साथ दे सकते हैं। आत्तिक अवस्था में जनरली मुहुर्मुहु ही ऑफकोर्स देना चाहिए, लेकिन मधु और आर्द्रक स्वरस के साथ जनरली दिया जाता है। सो मधु और आर्द्रक स्वरस एक पेशनी पे उस ले लो आप कशा पे, और उसमें घिस के जनरली 7 राउंड्स एक साथ घिस के एक बार, यानी जनरली आधे घंटे तक या 1 घंटे तक
एक 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 उंगली चटाते रहना है, ऐसे बोला जाता है। फिर से अवरली टू अवरली इसे रिपीट किया जाता है। ऐसे मुहुर्मुहु अवस्थाओं में ये देते रहना है। कासश्वास में ऑफकोर्स मुहुर्मुहु भी दे सकते हैं, या व्यानोदान अवस्था में मधु और नागवल्ली स्वरस जैसे अनुपान काश्वासादि अवस्था के लिए अच्छा रहता है। नागवल्ली स्वरस ले सकते हैं, या आसान रहता है नागवल्ली का पत्र ले लो और मधु में पिसा हुआ हेमगर्भ उस पत्र पे लेपन करके वो पत्र खाने के लिए कहना है। तो पत्र मुंह में रखना है और जैसे पान चबाया जाता है बहुत धीमे गति से धीरे 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 चबाते रहना। ऑफ कोर्स ये आत्तिक अवस्था में ऐसे विधि से नहीं देना है, उसमें स्वरस के साथ ही पीस के देना चाहिए, क्योंकि चबाने की स्थिति तब नहीं रहती, उसके वजह से उल्टा कुछ ना कुछ व्यापद हो सकता है। तब आप अनुपान में घिस के धीरे धीरे उंगली से चटाते रहना है। जो पेशेंट उतना भी नहीं ले सकता उसके गम्स पे भी अगर अप्लाई करके रखा तो भी उसका एब्सॉर्प्शन धीरे धीरे होता है, ऐसे दिखाई देता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आरटी में से भी अनुपान स्वरस थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स करके पुश कर दिया तो भी चल जाता है। ऐसे भी बहुत सारे वैद्य करते हैं, या खुद भी ऐसे कुछ अवस्थाओं में करके देखा हुआ है। सो दोष हमने देखे थे कफवात प्रधान है हेमगर्भ के लिए। धातु जो है वो रक्त, मांस, शुक्र और ओज पे ज़्यादा काम होता है। ये ऑफकोर्स कैसे निकाला है, तो जो द्रव्य है उनका कार्मुकत्व समझ के ही ये निकाला हुआ है। मल तो ओवरऑल तीनों मलों पे काम करेगा। आभ्यंतर और मध्यम रोग मार्ग, मध्यम क्यों रखा है, क्योंकि मर्म पे काम होता है, वो आगे हम देखने वाले हैं। स्रोतस जो है प्राण वह फेमस ही है, अन्नव स्रोतस पे काम है, और बाकी जो सामने रखे हुए मैं हर एक चीज़ अभी नहीं पढ़ते बैठता, लेकिन इन सब स्रोतस पे उसका काम हो सकता है। यकृत, प्लीहा, ग्रहणी, फुफ्फुस मेनली, नेत्र और गुद, इन अवयवों पे उसका हेमगर्भ का अच्छा काम हो सकता है। तो ये आपके सामने रखा हुआ इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस जो हम आत्तिक अवस्था कह रहे हैं इसमें दो भाग आएंगे, एक जो फेमस है मर्माघात की अवस्था, और दूसरी भाग में हम देखने वाले हैं सन्निपात अवस्था। सो मर्माघात की जो अवस्था है इसका पहले थोड़ा सा विवेचन देखते हैं। ये गुरु जी हमारे जो उल्लेख किया था मैंने, अनिल पानसे सर, उन्होंने किया हुआ विवेचन था हेमगर्भ के बारे में, कि सद्य प्राणहर मर्म पे जब आघात होता है, अब ये आघात यानी बाह्य लघुडादि प्रहार वगैरह जैसे चरक में कहा है वैसे ही आघात होना चाहिए, ऐसे नहीं है। निज दोषों में भी, निज दोषों से भी आघात होता है मर्मों पे, ये संहिताओं में लिखा हुआ है। सो निज दोष बढ़ के बहुत सीवियर कंडीशंस में मर्माघात देखने को मिलता है, इसलिए हमें क्रिटिकल सीवियर कंडीशंस में मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर जैसे अवस्था देखने को मिलती है। ऐसे अवस्थाओं में जब सद्यो प्राणहर मर्म पे आघात होता है तब क्या होती है परिस्थिति या संप्राप्ति, ये हमें सुश्रुत में देखने को मिलता है। तत्र सद्य प्राणहराणी आग्नेयानी, सद्य प्राणहरी ये आग्नेय होते, पंचमाहुति भौतिकत्व दिया है मर्मों का, और अग्निगुणेशु आशु क्षीणेशु शपयंती। और सद्य प्राणहर जल्दी क्यों प्राण लेते हैं, क्योंकि अग्निगुणेशु आशु क्षीणेशु, अग्नि कैसे रहता है, आशु कार्यकारी रहता है, वैसे ही अग्नेय मर्म पे जब आघात होता है तो उसका क्षय भी आशु होता है, बहुत जल्दी क्षय होता है, और अग्नि क्षीण हो गया तो मृत्यु आएगा, क्योंकि हमें पता है अग्नि को ही प्राण कहा हुआ है। जब अग्नि शांत हो गया, शांति अग्नौ म्रियते, तो शांति अग्नौ यानी सिर्फ जाठराग्नि ही नहीं, मर्म स्थित भी अग्नि समझ लेना है जो प्राण कहा गया है। सो जब शांत हो जाता है अग्नि तो मृत्यु हो जाता है, इसलिए अग्नि जितना क्षीण होगा उतना जल्दी मृत्यु होगा, जो सद्य प्राणहर मर्म में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। कालांतर प्राणहर में सौम्य रहते हैं, इसलिए सोम गुण पहले क्षय होगा, बाद में अग्नि क्षीण होगा, इसलिए कालांतर से मरण होगा। सो अग्नि गुण का क्षय ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए प्रतिपक्ष सिद्धांत के हिसाब से चिकित्सा क्या होगी कि अग्नि जल्दी बढ़ाओ। सो अग्नि अगर बढ़ाना है तो आसान चिकित्सा रहती है आग्नेय द्रव्य का चिकित्सा में यूज करना, जो हेमगर्भ एक आग्नेय औषधि है, जैसे सिंदूर कल्पना भी रहती है, ऐसे कुछ अवस्थाओं में उपयुक्त है। सो हेमगर्भ में आग्नेय ताम्र और सुवर्ण होने की वजह से अग्नि महाभूत जो प्राण सद्य प्राण हर मर्म से क्षीण होने वाला है वो अच्छी तरह से जल्दी बढ़ाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ऑफकोर्स ये एक ही हमेशा कुछ कल्प आप काम नहीं करोगे आत्तिक अवस्था में, छोटी छोटी बाकी चीज़ें भी आने वाली है। जैसे अग्नि को स्थानिक जगह पे जब कोई भी अग्नि आपको बढ़ाना है तो सिंपल चीज़ क्या होती है, मर्दन करना, रब करना, घर्षण। सो उद्घर्षण ये भी चिकित्सा ऑफकोर्स रह सकती है, दिखने में सिंपल है। आत्तिक अवस्था में जब आपको लग रहा है एक जगह का अग्नि कम हो रहा है, ऑफकोर्स कैसे पहचानेंगे, शैत्य बढ़ते जा रहा है उस अवयव का, चाहे वो हस्त हो, पाद हो, कोई मर्म हो, कोई प्राण घटित प्रधान अवयव हो कोष्ठांग में से, उधर अगर हमें शैत्य दिख रहा है तो जल्दी से उद्घर्षण करना है। उद्घर्षण के लिए अगर
कुछ वचा जैसे द्रव्य मिलता है आग्नेय, तो उसका इस्तेमाल करना है, या फिर आर्द्रक स्वरस जैसे जो हम फॉर एग्जांपल हमें अभी कुछ पिछले महीने में एक आत्तिक अवस्था ट्रीट करने को मिली थी, तब ऑफकोर्स बाकी हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन तब ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो सिंपल क्या है, आपने पेशेंट के रिलेटिव्स को बोला ही है कि मुझे अनुपान के लिए आर्द्रक स्वरस चाहिए, वो निकाल के रखो, ये फ़ोन पे ही आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया है फॉर एग्जांपल, तो स्वरस ज़्यादा निकालने के लिए बोलिए, उसमें से कुछ स्वरस पोटली रब करने के लिए यूज़ में आ जाएगा, और कुछ स्वरस लेके आप अगर घर्षण भी करते हो तो उससे आग्नेय तत्व कुछ हद तक बढ़ाने में मदद होगी, पेशेंट स्टेबल होने में मदद हो जाएगी, ये हमें देखने को मिलता है। या वचा का उद्घर्षण भी देखने को मिले, वही इंटरनली जब करना है, अभ्यंतरतः भी वो काम होना चाहिए, स्थानिक काम करके सिर्फ होगा नहीं, वो आपको आग्नेय कल्प या आग्नेय द्रव्य से होगा, जैसे इधर हेमगर्भ रसायन हमें प्रयुक्त कर सकते हैं। और जो हम सन्निपातज अवस्था कह रहे थे, त्रिदोषज अवस्था में से सन्निपात अवस्था, तो इसमें ज़्यादा करके देखना है कि पित्त वृद्ध अवस्था नहीं चाहिए, तो पित्त क्षीण जो अवस्था होंगी उसमें हेमगर्भ रसायन अच्छा काम करता है। जैसे चरक में से सन्निपातज अवस्था कुछ इधर लिखी हुई है, सो प्रकृतिस्थम कफम वायु क्षीणे पित्ते यदा बलिः कर्षेत कुर्यात् तदा शूलम स शैत्य स्तंभ गौरवम। सो क्षीणे पित्ते, क्षीण पित्त में जब बढ़ा हुआ जो वात है, ये कफ को कर्षित ऐसे कहा हुआ है, कफ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, इसे आशापकर्ष गति भी कहा जाता है। इस गति की वजह से क्या होता है, क्षीण पित्त है और कफ को उस जगह पे लेके गया, इसलिए शैत्य स्तंभ गौरव जैसे कंडीशन आती है। तो ऑफ कोर्स ये सिंपल कंडीशन नहीं रहेगी कि ठंडी के वजह से जो शैत्य आने वाला वो नहीं है, ये अवस्था बाहर चाहे कैसी भी हो, बहुत ज़्यादा हीट भी है, फिर भी रुग्ण के अवयव में शैत्य आ रहा है, स्तंभ हो रहा है, गौरव हो रहा है, और रुग्ण की ओवरऑल कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है, तो सन्निपातज अवस्था में रुग्ण जा चुका है और ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तब ये पित्त क्षीण अवस्था है। ऐसी अवस्था में ऑफकोर्स हम हेमगर्भ जैसे कल्प इस्तेमाल कर सकते हैं, वृद्ध वैद्य लिटरेचर भी निकालेंगे तो ऐसी अवस्था जनरली देखने को मिलती है। दूसरी ये है प्रवृद्धो ही यदा श्लेष्मा, कफ बढ़ा हुआ है और पित्त क्षीण है, तो ऐसी अवस्था में भी प्रपूर्वितम शीतकम गौरवम रुजम, तो वात को कफ के वजह से अवरोध निर्माण होता है, बढ़े हुए कफ के वजह से, और तब शीतक, गौरव और रुजा ऐसी अवस्था आ जाती है। तो गौरव और शैत्य तो दोनों में हमें दिखाई देगा, ऊपर की अवस्था में स्तंभ गौरव थे, इधर गौरव तो है ही, रुजा है लेकिन उसके साथ, क्योंकि वात को अवरोध है। तो ऐसी अवस्था में ऑफकोर्स हमें त्रिदोषज रुजम हमने पढ़ा था, इसमें हेमगर्भ बहुत अच्छे इस्तेमाल होता है। हीन पित्त और एक कंडीशन आ गई जिधर फिर से स्तंभ शैत्य तोद, तो रुजा का एक पेक्युलियर लक्षण आ गया, तोद आता है। या लास्ट जो हम देख रहे हैं वात पित्त क्षय, जिसमें पित्त ही नहीं वात भी क्षीण है लेकिन कफ बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से श्रोतांसी अपिनत भ्रूषम, स्रोतसों में अवरोध क्रिएट करेगा और चेष्टा प्रणाश हो जाएगा। ये हम बहुत बार पक्षाघात की शुरुआत की अवस्था में बहुत बार हमें देखने को मिलेगा। वात और पित्त क्षीण दिखाई देते हैं, इसलिए वात के प्राकृत कर्म दिखाई नहीं देते, चलन आदि सभी अवस्था, और कफ के अवरोध के वजह से चेष्टा प्रणाश तो होता ही है, मूर्छा होती है, वाक्संग होता है। इन अवस्थाओं में शुरुआत में हम हेमगर्भ ऑफकोर्स यूज कर सकते हैं, ऐसी जब अवस्था हमारे सामने आएगी। तो ये ग्रंथोक्त अवस्था हमें मिल जाएगी जो आत्तिक अवस्था में आने वाली है, और मेजरली पित्त क्षीण अवस्था है जिसमें हमें हेमगर्भ देखे चलेगा। तो रुग्ण के जो लक्षण है वो इजी समझ में आ रहे हैं, शैत्य है, स्तंभ है, गौरव है, रुजा है, उसमें भी पेक्युलरली तोद जैसे रुजा हो सकती है, और चेष्टा प्रणाश होगा, मूर्छा होगी, वाक्संग। ऑफकोर्स अभी ये कौन सी अवस्था है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ सहकारी द्रव्य या अनुपान या संयोग का द्रव्य आपको यूज करना अपेक्षित है ही। बहुत बार ये पित्त क्षीण है तो आर्द्रक स्वरस यूज करके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मधु यूज करके चलता है। और इसमें से कुछ अवस्था जिधर शिरोमर्माघात हुआ है, जिधर आभ्यंतर रक्तस्राव हुआ है, तो जो गुरुजी है हमारे वैद्य रघुवीर भिड़े सर, वो हेमगर्भ के साथ नागकेशर का इस्तेमाल करते थे। सो नागकेशर की वजह से वो जो रक्तस्राव हुआ है वो भी जल्दी रुक जाता है, उस रक्त के स्राव के बाद जो घनत्व आता है उसका भी पाचन हो जाता है नागकेशर की वजह से, और उसकी चिकित्सा पूरी हो जाती है। इसलिए उस हिसाब से चिकित्सा बाकी चीज़ों की करनी ही है। विशेषता अभी इसमें क्या है, इस कल्प में हम देखेंगे तो एक तो महाश्वास और एनी श्वास, कोई भी श्वास में हम यूज कर सकते हैं, ऑफकोर्स कफवात प्रदान होगा तब, लेकिन आत्तिक अवस्था में या
अरिष्ट लक्षण में आने वाले महाश्वास जैसे अवस्थाओं में नाड़ी गति क्षीणता जब होगी, ये वृद्ध वैद्यों ने दिया हुआ है कि नाड़ी गति क्षीण रहती है। नाड़ी आप देखने जाते हो तो बहुत बल कम हुआ है, क्षीण हुआ है बल उसका, और वेग भी कम हुआ है। ऐसी अवस्था में हम इसको दे सकते हैं। उल्टा याद रखना चाहिए, नाड़ी बहुत तीव्र है तो ऐसी अवस्था में ये नहीं देना चाहिए। आग्नेय कल्प है, ये आपके शरीर में उत्तेजना बढ़ाता है। सो ऑफकोर्स नाड़ी गति अगर बढ़ी है, शरीर में कार्य बढ़े है, गति बढ़ी है, तब हेमगर्भ नहीं यूज होना चाहिए। उल्टा उधर आपको सूच्छेखर जैसे शामक कल्प यूज करके चलेगा, वात विधवाओं जैसे शामक कल्प यूज करके चलेगा। अंग शैत्य है कोई भी जो अभी अवस्थाओं में हमने देखा, और संज्ञा सद्य प्राणहर मर्माभिघात है, ऐसी प्रधान अवस्था हम हेमगर्भ के बारे में देख सकते हैं। अभी इसमें एक याद रखना है, हमेशा ये आत्तिक अवस्था का मतलब ये नहीं है कि ये कल्प हमेशा रुग्ण को जीवन दान देगा। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें रख के पेशेंट को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्थाओं में गलती से हम ऐसे कुछ बोल के बैठते हैं तो रुग्ण अगर गलती से वो गुजर जाता है तो हमें रिलेटिव्स का सामना करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तब आपको प्रत्याख्यान करना है, पहले रुग्ण के रिलेटिव्स को बताना है कि ये कंडीशन अरिष्ट की तरफ जा रही है। शायद इसमें पॉजिटिव भी रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन नहीं आ सकते। कभी कभी उनका अगर उनको एक्सपेक्टेड है वो हॉस्पिटलाइजेशन करना है या नहीं करना है, वो उनका कॉल होता है, वो भी वो ले सकते हैं। ये प्रत्याख्यान हमें पहले करके रखना है और हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में भी तो हम कहेंगे कि ऐसी अवस्था में करना ही क्यों है। तो ऐसे अवस्था में मैंने जो एटलीस्ट आज तक ट्रीट की है, क्योंकि मैंने जो आत्तिक अवस्था में ट्रीट की है उसमें से बहुत सारी जराजन्य अरिष्ट लक्षणात्मक ही अवस्थाएं ज़्यादा थी, तो वैसे अवस्थाओं में ऑफकोर्स रिजल्ट बहुत कम बार मिले हैं। रिजल्ट इन द सेंस मृत्यु ना आना, जल्दी मृत्यु ना आना, कभी ना कभी तो ऑफकोर्स आएगा, 1 साल के बाद आया, 2 साल के तो ठीक है, लेकिन सद्य जो मृत्यु होने वाला था वो नहीं आया है। ऐसे कम बार हुआ है, बहुत कम केसेस में। ज़्यादा केसेस में ऑफकोर्स वो मृत्यु आया है जो अरिष्ट लक्षण की वजह से आने वाला था। लेकिन बहुत बार ये देखा जा चुका है, रिलेटिव्स ने भी ये अप्रिशिएट किया है कि उनकी जो श्वास कष्टता हो रही थी, उनमें जो रुजाएं थी अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ट्रीट करते वक्त पक्षवत के ऐसे कुछ पेशेंट ट्रीट किए हैं जो जरा जब अवस्था भी थी, पक्षवत भी था और अरिष्ट लक्षण थे। कुछ उन्माद जैसी अवस्थाएं आ चुकी है, कुछ जनरल जराज अवस्था ही है और अरिष्ट लक्षण दिख रहे हैं। ऐसी अवस्थाएं जिसमें ये ट्रीटमेंट देने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब ये देखा गया है कि उनको देने के बाद जो महाश्वास है, मत्तर्षभई वह बताया हुआ है, मराठी में घर घर कहते हैं, बहुत ज़्यादा वेग से और आवाज से वो श्वास होता है, वो हेमगर्भ देने के बाद वो वेग, वो ध्वनि शांत हो जाता है, रुग्ण आसानी से श्वास ले पाता है और इसलिए प्राणोपगमन जो है वो भी आसान हो जाता है। ये भी हमारी दवाई का एक पॉजिटिव पॉइंट ही है जो रिलेटिव्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए मदद यानी अप्रिशिएट वो करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण बात रहती है कि उनका जो मेनली और जरा अवस्था में जो रिलेटिव है उसका प्राण गमन जो है वो बहुत दुखदायक ना हो। ये एटलीस्ट चीज़ हेमगर्भ से अचीव करने को मिलती है, ये मैंने बहुत बार देखा है। और कुछ हद तक लेकिन आत्तिक अवस्था में से रुग्ण को बहुत बाहर लेके आता है। हमेशा मेरी चिकित्सा में नहीं, लेकिन मैंने मेरे गुरु जो है उनके पास देखा है कि आईसीयू के पेशेंट्स में भी जिनमें इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग वगैरह हो चुका था, इनमें नागकेश और हेमगर्भ देने के बाद वो रुग्ण आईसीयू से बाहर निकाला जा चुका है, पक्षवत से भी बाहर आ चुका है और बाद में रुग्ण ठीक है। ऐसे कुछ तरुण रुग्ण में ज़्यादा देखा है, क्योंकि तरुण में ये साध्य अवस्था थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। हमने साध्य लक्षणों में तरुण ये पढ़ा हुआ रहता है वाग्भट में। सो इस ओवरऑल हिसाब से हम हेमगर्भ रसायन को प्रयुक्त कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा कल्प है वो अलग कल्प लिया है हमने, सुवर्णसूत पोट्टली। जैसे कहा ये ग्रंथोक्त पोट्टली कल्प नहीं है, ये कल्प ग्रंथोक्त है सुवर्णसूत शेखर या सूत जिसे नामकरण है सिर्फ, लेकिन ये पोट्टली स्वरूप जो है ये वृद्ध वैद्यों की मॉडिफिकेशंस है। लेकिन ये बहुत कारीगर साबित हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र रीजन में तो एटलीस्ट जो मैंने देखा है बहुत जगह पे ये सुवर्णसूत शेखर की पोटली बहुत फेमस थी, घरों घरों में फेमस थी। ऐसे एक हालात थे, मात्रा कहा जाता था इसे। तो ये जो है सुवर्णसूत शेखर का पोट्टली फॉर्म, ये ऑफकोर्स सुवर्णसूत शेखर के ही गुणधर्म देगा, कर्म वैसे ही रहेंगे, बट ऑफकोर्स वीर्य और ज़्यादा रहेगा, मात्रा अत्यल्प यूज करके चलता है। जल्दी आशुकारित्व उसमें देखा जाता है, जल्दी कार्य हमें देखने को मिलता है,
ये बहुत बार चिकित्सा में देखा हुआ है। सो इसमें अगर हम देखते हैं निर्माण के हिसाब से, कोई भी सुवर्ण सूच्छिकर प्लेन हो या पोटली हो, इसमें कॉम्बिनेशन में कुछ छोटे छोटे और कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ताम्र और सुवर्ण का कॉम्बिनेशन जो हमने पहले डिस्कस किया, सुवर्ण और पारद का कॉम्बिनेशन जो हमने पहले डिस्कस किया है, सुवर्ण और बिल्व का एक महत्वपूर्ण इसमें संयोग है जो सुश्रुताचार्य कहते हैं अलक्ष्मी नाशन है, जो सुवर्ण सूच्छिकर में आ चुका है। त्रिकटु और चतुर्जात जैसे छोटे छोटे संयोग भी इसमें हैं जो पित्त बढ़ाने वाले हैं, वैसे देखने जाएंगे तो दीपन करने वाले हैं। तो ये एक बात याद रखनी है, आगे भी द्रव्य में हम देखने वाले हैं। पित्त शामक, हमें हमेशा सुवर्ण सूच्छिकर को पित्त शामक कहते हैं, लेकिन सुवर्ण सूच्छिकर में सबके सब द्रव्य पित्त शामक नहीं है, उल्टा बहुत सारे द्रव्य उष्ण भी है, उसके बारे में हम सोचेंगे। सुवर्ण और पारद है। ताम्र और शंख जैसे संयोग जो महास्रोतस और आभ्यंतर रोग मार्ग में आने वाले अतिसार या उनके वजह से आने वाले शोध जैसे अवस्थाओं में काम करता है। और वत्सनाभ और धत्तुर जैसे विषों का संयोग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे विषकल्पों में अकेला वत्सनाभ होता है या अकेला धत्तुर बीज रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी विलास में धत्तुर बीज मिलेगा और आपको महाभारत विध्वंस जैसी चीजों में वत्सनाभ मिलेगा। लेकिन सुवर्ण सूच्छिकर में दोनों आ गए, उनका फायदा ये होता है दोनों थोड़े विषय होके भी, वनस्पति जो विषय होके भी एक दूसरे से कॉन्ट्राइंडिक्टरी थोड़े से काम करने वाले हैं। एक जो है वो बहुत ज्यादा हृदय की गति को बढ़ाने वाला है वत्सनाभ, और जो धत्तूर है वो उसे शमन करने वाला है। सो दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो वो प्रकृति स्थापन करने में ज्यादा सहाय्य करते हैं। वो एकांतिक एक तरह का काम नहीं करते, ज्यादा हृदय की गति बढ़ाते भी नहीं और बहुत अवसाद भी नहीं करते, सम मात्रा में चलाने के लिए मदद करते हैं। तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वत्सनाभ टंकन त्रिकटु, ऐसे भी वत्सनाभ का मारण कहा हुआ है, ऐसे भी संयोग इसमें मिल जाएंगे हमें। सो ओवरऑल हम अगर द्रव्य देखते हैं तो थोड़ा सा द्रव्य का कॉम्बिनेशन देखने के बाद उल्टा होता है कि तिक्त कषाय मधुर, ऐसे कॉम्बिनेशन का इफेक्ट मिलेगा जो कि पित्त शामन के लिए मधुर और तिक्त रस है, लेकिन इसमें कषाय मधुर तिक्त है ही, लेकिन एक शायद ऊपर है कटु रस भी इसमें प्रधान है। सो जो पित्त शामक नहीं है ऐसे भी रस इसमें है। वीर्य ओवरऑल देखेंगे तो उल्टा उष्ण वीर्य ही दिखाई देगा, कटु विपाकी द्रव्य दिखाई देंगे। गुणों में रुक्ष, तीक्ष्ण, स्निग्ध, सर, पिच्छिल ऐसे द्रव्य हैं। लेकिन ओवरऑल द्रव्य और उसमें से प्रधान जो सुवर्ण और पारद संयोग है, ये वीर्य के वजह से त्रिदोषहर संयोग ज्यादा है, लेकिन उसमें भी हम देखेंगे तो कफ वात शामक द्रव्य ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन इफेक्ट प्रभाव से हम देखते हैं तो पित्त शामक भी इस कल्प का देखने को मिलता है। बहुत बड़ी लिस्ट आपको रोगघ्नता और कर्म की मिलती है, जो मैं हर एक पढ़ते नहीं रहूंगा, लेकिन आपको पता है आम है, अम्ल पित्त अधिकार ही है इसका, अर्श, अरुचि, छर्दी, गुल्म जैसे अवस्था है। सो अम्ल पित्त जैसी अवस्था भी है, लेकिन गुल्म जैसे जिधर भेदन जरूरी है ऐसी अवस्था भी इस कल्प में है। सो ये कल्प थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये हमें पहचानना चाहिए। ये अलग अलग तरह के दोनों काम हमें इस कल्प में देखने को मिलते हैं। ये जो काम है इसमें से पित्त शामक जो हम कहते हैं, इसमें हमेशा याद रखना है कि एकांतिक पित्त शमन यानी उष्ण गुण से अगर पित्त बढ़ा है तो उधर उतना कार्यकारी सूच्छिकर ज्यादा नहीं होता, उल्टा चंद्रकला जैसे कल्प, कामदूदा जैसे कल्प उधर उपयुक्त रहेंगे जब अम्ल गुण भूइष्ठ पित्त वृद्धि रहती है। और इसका मतलब है जब सामता रहती है पित्त में, पित्त ये निराम नहीं, पित्त साम रहता है, तब अच्छा सुवर्ण सूच्छिकर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पाचन करने वाले उसमें द्रव्य है, तो वो आमता का पाचन भी करेगा, सामता का, और पित्त शमन भी करेगा उसके वजह से। सो अम्ल गुण भूइष्ठ, द्रव गुण भूइष्ठ, ऐसे जब पित्त वृद्धि होगी तब उसमें चलेगा, और ऑफकोर्स त्रिदोषर वृद्धि में लेकिन चलता ही है। सो विशेषता हम अगर देखेंगे, सो विशिष्ट कल्प ये भ्रम पे, मूर्छा, छर्दी, रुल्लास, शिरशूल और हिक्का, इन व्याधियों में विशेष करके काम करता है। यानी इसका मतलब बाकी कल्प पे बाकी व्याधियों में काम करेगा ही, लेकिन भ्रमज अवस्था और मूर्छा अवस्था में बहुत बार देखा गया है, वो चाहिए हाइपरटेंशन से हो, हाइपोटेंशन से हो, किसी भी अवस्था से हो, जो मॉडर्न में ज़्यादा देखा जाता है, आजकल जो आत्तिक अवस्था में देखा जाता है। लेकिन आप वो देखे बिना भी अगर भ्रम या मूर्छा में सुवर्ण सूच्छिकर घिस के दे देते हो, ये ज़्यादा मात्रा में चलता है, 42 राउंड्स तक भी चल सकता है, तो वो शमन हो जाता है भ्रम या मूर्छा का, और इंस्टेंटली आपको देखने को मिलता है ये चीज़ होते हुए। छर्दी या रुल्लास जैसे अवस्था में भी आप दे सकते हो, हिक्का जैसे अवस्था में या छर्दी जैसे अवस्था में मयूर पिच्छा मशी के साथ मधु में घिस के इसको दे दोगे
तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। शिरोशूल जैसे अवस्था में ऑफकोर्स पित्त और साम पित्त जो अवस्था है, तो इसमें शिरोशूल जैसे अवस्था में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। शिरोशूल अवस्था में आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन वृद्ध वैद्यों में इसको ही शुष्क मर्दन करके या पेशेंट करके जो चूर्ण स्वरूप आ जाता है उसको डायरेक्टली प्रदमन किया जाता है नाक में। ड्राई पाउडर को सिर्फ प्रदमन करना है सुवर्ण सूच्य करके, उससे तीक्ष्णत्व महसूस होता है रुग्ण को, स्राव आता है नेत्र और नासा से, लेकिन शिरोशूल जल्दी कम हो जाता है। तो ऐसे भी कुछ इस्तेमाल स्थानिक चिकित्सा में पोटली या फिर स्कल्प के किए जाते हैं। सो इस हिसाब से कर सकते हैं हम। बहुत बार मैंने ये देखा है कि शिरोशूल में भी स्त्रियों में एक टिपिकल शिरोशूल देखा जाता है जो आर्तव काल से 3-4 दिन पहले शुरू हो जाता है शिरोशूल, और वो कंटिन्यू रहता है आर्तव स्राव जब होता है तब तक। ऐसी अवस्थाओं में सुवर्ण सूच्यकर हम रोज के रोज एटलीस्ट जो एक मंडल कहा हुआ है ऑलमोस्ट 42 डेज तक, अगर हम दुग्ध के साथ रोज 42 राउंड्स तक मर्दन करके लेहन स्वरूप रसायन काल में यानी एम्प्टी स्टमक सुबह लेने को कहते हैं, ऐसे 42 डेज तक अगर चालू रखेंगे और उसके साथ रात को अगर अभिपत्तिकर चूर्ण, मेजरली मैं तो वो इस्तेमाल करता हूँ इसलिए अभिपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल करोगे या उसके साथ लघु सूत इस्तेमाल करोगे, अभिपत्तिकर थोड़ी बड़ी मात्रा में 2 टीस्पून 3 टीस्पून पर डे ऐसे, तो ये शिरोशूल बहुत अच्छा कंट्रोल में आता है, ऐसे देखा गया है। बाकी अवस्थित चिकित्सा ऑफकोर्स की जाती है। सो इस हिसाब से अलग अलग अनुपान के साथ, बाकी नागवल्ली पत्र हो, मधु हो, आर्द्रक सोरस हो, उनके हिसाब से भी आप अवस्थान रूप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। आगे जो हम देख रहे हैं वो है लोह गर्भ पोटली। सो लोह गर्भ पोटली ये जो कल्प है, इसमें देखने जाएंगे जो रखा है आपके सामने श्लोक, प्रधान द्रव्य तो लोह भस्म ही है, 10 कर्ष तो 10 पार्ट लोह भस्म है, तो कज्जली एक ही पार्ट है, 10:1 इतना रेशो है, और थोड़ा सा गंधक चूर्ण जो हमने कहा था गंधक दान किया जाता है बाइंडिंग अच्छा हो इसलिए, और सुवर्ण तंतुखंड 6 रखती, तो ओवरऑल देखेंगे हम तो 11 कर्ष ऑलमोस्ट 110 ग्राम में सिर्फ 650 mg इतना ही सुवर्ण भस्म रहेगा। सो बहुत अल्प मात्रा में सुवर्ण तंतुखंड है, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि सुष्टु संपादनार्थम दिखने में अच्छी हो इसलिए बाहर लगाते हैं, लेकिन इस पोटली में फोटो में नहीं देखोगे, क्योंकि सिर्फ दिखने में अच्छी क्यों हो, उससे अच्छा है कि गुण भी अच्छे हो, इसलिए हम उसमें एक सुवर्ण भस्म ही डाल देते हैं उतनी मात्रा में। सो रिजल्ट में भी उसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। सो दिखने में अच्छी ना थोड़ी कम लिखेगी, लेकिन गुण अच्छे आएंगे। सो ये किया जाता है एक डिफरेंस जो हम हमारे लेवल पे करते हैं। लोह भस्म वर्ण, लोह का भस्म का जो वर्ण होता है वैसे ही आपको वर्ण इधर दिखाई देगा। एक गुंजा त्रिगुंजा परिमिता मात्रा, तो इसकी मात्रा आप बड़ी भी दे सकते हो, एक गुंजा यानी ऑलमोस्ट 125 राउंड वगैरह जब घिसोगे तब उतनी मात्रा आएगी, लेकिन 3 गुंजा यानी दिन में ऐसे 3 बार भी आप दे सकते हो, बड़ी मात्रा में दे सकते हो। आर्द्रक स्वरूप स्वरस मधु ये ग्रंथोक्त अनुपान ही बताए हुए हैं, और जो व्याधि बताई है ग्रहणी पांडु कामला रक्तक्षोभ प्रमेह प्रदर नाशयति। सो ऑफकोर्स रक्त प्रधान रक्त प्रदोष जो व्याधि है वही जनरली आएंगी, जिसमें ग्रहणी भी है, लेकिन ये हमें याद रखना है। सो रक्त प्रदोष के बारे में हम चरक में से भी अध्याय पढ़ते हैं या सुश्रुत में से भी, तो उसमें ग्रहणी आता है, अग्निमांद्य भी आता है। सो रक्त दुष्टि के वजह से ग्रहणी आना यह हमें समझ लेना है, क्योंकि ग्रहणी ये अवयव रक्त धातु प्रधान है, रक्त धातु से बना हुआ भी जो अवयव है उसमें एक ग्रहणी भी है। सो रक्त दुष्टि में ग्रहणी दुष्टि अवयव की डायरेक्टली दुष्टि होती है और धारण क्षमता कम हो जाती है। तब जब हमें ऐसे दिखता है कि रक्त दुष्टि की वजह से ग्रहणी दुष्टि हुई है, तब हम लोह गर्भ पोटली यूज कर सकते हैं। बहुत बार जीर्ण व्याधि के वजह से रक्त धातु क्षीण हो जाता है, उसके बाद पांडुत्व रुग्ण में दिखाई देता है और बाद में ग्रहणी की अवस्था आ जाती है। ये अगर क्रम दिखाई देता है किसी रुग्ण में, तो ऑफकोर्स लोह गर्भ पोटली इज द ड्रग ऑफ चॉइस। रक्तक्षोभ हो, प्रमेह हो, प्रदर हो, ऐसी अवस्था में भी हम दे सकते हैं। तो इसके भी अगर हम द्रव्य गुण अगर सामने रखते हैं हम खुद, तो तिक्त कटु कषाय मधुर ऐसे गुण दिखाई देंगे। मेनली लोह भस्म ये तिक्त रस का एक अच्छा द्रव्य है। तिक्त रस के जो क्लेद मेद वसा मज्जा शक्रुन मूत्रोपशोषणा ये लोह में हमें देखने को मिलते हैं, तो तिक्त रस के अच्छे कर्म हमें लोह में मिलते हैं। शीत वीर्यात्मक है ऑफकोर्स लोह, और तिक्त रस होने की वजह से भी शीत ही है। कटु विपाक है, अगर ज़्यादा मात्रा हो गई, अच्छा शोधन नहीं है या फिर मात्रा भी बड़ी है, थोड़ा सा मलबद्धता का दोष हमें दिख सकता है, इसलिए इसके साथ अनुपान में त्रिफलाक्वाथ हो या त्रिफला में से कोई द्रव्य हो, पिप्पली जैसे द्रव्य हो जो सर होते हो है, ऐसे देने चाहिए।
स्निग्ध सर गुण है, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में कटु रस के हमें ग्राहित्व दिखाई देगा। कफ पित्तहर मेनली दिखाई देता है ये, लेकिन वात वृद्धि नहीं होगी। जब इसमें सुवर्ण भस्म भी डाला हुआ है तब इससे वात वृद्धि नहीं होगी। अकेले लोह भस्म से थोड़ी वात वृद्धि हो सकती है। सो रक्त प्रदोषज व्याधि जिसमें अर्श गर्विश जैसे अवस्था भी आएगी, लेकिन अर्श है, पांडु है, कुष्ठ है, प्लीहाव यकृत वृद्धि है, उनकी जगह पे शोथ या शूल है। जनरली शरीर में किधर भी शोथ है, रक्त दुष्टि के साथ शोथ है, वात रक्त जैसे, ऐसी अवस्थाओं में लोहगर्भ पोटली बहुत अच्छी काम में आती है। रुद्य रसायन वयस्य है, वय स्थापन करने वाली है। तो विशेषता अगर देखेंगे तो पांडु में ऑफकोर्स काम में आएगी। ज्वरोत्तर ग्रहणी दौर्बल्य जो हमने पहले डिस्कस किया, किसी व्याधि की वजह से पांडु के वजह से दौर्बल्य आ रहा है और वो स्पेसिफिकली ग्रहणी को दौर्बल्य आ रहा है। यानी आप हिस्ट्री लेते वक्त आपको पता चल रहा है कि बड़ा व्याधि हो चुका था, जैसे अभी आपको मिलेंगे कि कोविड होके गया है, उसके वजह से एडमिट भी हो गए थे, ऐसी अवस्था मिलेगी। और अभी क्या हो रहा है, तो अग्निमांद्य है, आहार पचन ठीक से नहीं होता, इसको रीजंस तब खाए हुए एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड भी रहते ही है। सो गर्विश ये जो कवर हो रहा है वो भी रीज़न रह सकता है। और उसके वजह से अभी कभी शिथिल मल हो रहा है, कभी बद्ध मल हो रहा है। ऐसी जब अवस्था आपके सामने आएगी तब ऑफकोर्स आपके लिए लोह गर्भ ये एक बेटर चॉइस रह सकता है। जब ये अग्निमांद्य तीव्र रहेगा और पित्त भी क्षीण है, जब धातुओं को जो मिलने वाला पोषण है वो अच्छा नहीं मिल रहा, शरीर में शैत्य ज़्यादा है, तब आप हेमगर्भ भी ऐसी अवस्था में यूज कर सकते हो। लेकिन पित्त क्षीण नहीं, उल्टा पित्त बढ़ा भी होगा तो भी चलेगा, शैत्य वगैरह प्रधान ज़्यादा नहीं है, लेकिन दौर्बल्य ज़्यादा है, रक्त प्रदोष ज़्यादा है, तब आप लोहगर्भ पोटली यूज कर सकते हो। तो अवस्था या फिर हिस्ट्री एक ही रहेगी पेशेंट में शायद, लेकिन अवस्था के हिसाब से दोनों अलग अलग पोटलियाँ दोनों अलग अलग जगह पे यूज हो सकती है। तो ये ओवरऑल लोहगर्भ का विधान देखा हमने। प्रदर जैसे अवस्था में भी यूज हो सकता है। ऑफकोर्स प्रदर में रक्त धातु ज़्यादा जा रहा है और शूल भी उसके साथ अगर है तो उस अवस्था में, और पांडु उसके बाद आता ही है, ऐसी अवस्था में आप प्रदर में इसे यूज कर सकते हो। ऑफकोर्स प्रदर के लिए जो चिकित्सा होगी वो इसके साथ बाकी भी दे ही सकते हो आप, लेकिन ये जो पोटली या ऐसे कल्प होते हैं ये रसायन स्वरूप आप रसायन काल में रोज सुबह एटलीस्ट अगर उस रुग्ण में देते हो तो आपका चिकित्सा का काल और कम हो जाता है, तो उसी को और ज़्यादा वीर्य प्रदान करता है। तो एकल एज अ चिकित्सा भी ये कल्प यूज होते हैं, लेकिन एज अ रसायन अन्य चिकित्सा के साथ भी यूज हो सकते हैं। इसके साथ एक देखा गया है, मैंने आज शायद प्रेजेंटेशन में नहीं रख पाया, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए एक वैद्य है आवेद शेख नाम के, उन्होंने कुछ रिजल्ट भेजे हैं जिनमें उन्होंने कैंसर के पेशेंट में जिधर रक्त दुष्टि ज़्यादा है या रक्तज कुछ कैंसर की अवस्थाएं आ रही है, तो उसमें लोहगर्भ पोटली का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया है और उनको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले। ऑफकोर्स उन्होंने उसके साथ रक्त पाचक जैसे कुछ ग्रंथों तो योग भी यूज़ किए, हीरक भस्म जैसे कैंसर की वजह से योग यूज़ किए, नहीं ऐसे नहीं, वो संयोग है ही, वो करने ही चाहिए, लेकिन उनको उसमें लोहगर्भ का अच्छे रिजल्ट मिले। बाद में और एक पोटली है जिसके रिजल्ट है, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो है अभ्रगर्भ पोटली। सो जैसे लोहगर्भ पोटली में रोह भस्म प्रधान था, इधर अभ्रगर्भ पोटली में अभ्रक भस्म प्रधान है। सो निश्चंद्र वज्र का भस्म, वज्राभ्रक जो होता है उसका निश्चंद्र किया हुआ अच्छा भस्म 4 पल है और पारद भस्म 1 ही कर्ष है। सो इसमें आप देखोगे और 4 पल यानी 40 16 तोला, 40 नहीं 16 तोले उसके लिए, यानी 16 कर्ष, उसके लिए 1 कर्ष कज्जली। सो 1:16, पहले जो देखा था 1:10 था लोहगर्भ में, इसमें 1:16 रेशो है कज्जली से भस्म का। और विशुद्ध गंधक चूर्ण, पारद भस्म कहा हुआ है सॉरी, लेकिन कज्जली नहीं, पारद भस्म लेना है। भस्माभावी विशुद्ध पारद भी कहा हुआ है, लेकिन उससे भी सेफ रहता है कि रस सिंदूर यूज करना, जो वृद्ध वैद्य परंपरा में हम भी रस सिंदूर यूज करते हैं, आपको फोटो में दिखाई देगा। सुवर्ण तंतुकरंड के जगह पे ऑफकोर्स हम सुवर्ण भस्म यूज करते हैं, और थोड़ा सा गंधक दान जो कहा हुआ है वो गंधक। सो इसमें आप देखोगे अर्धगुंजामिता मात्रा, इसमें मात्रा बड़ी नहीं बताई हुई, अर्धगुंजा इतनी ही काफ़ी है, यानी अराउंड आप आपके राउंड जो बोलोगे वो 42 राउंड से लेके 60 राउंड्स तक अगर कहोगे अनुपान के साथ। फिर से आर्द्रक मधु, बहुत बार ये आर्द्रक मधु कॉमन रहता है, लेकिन तीक्ष्णत्व चाहिए तो आर्द्रक मधु दे दो,
सिर्फ कफारत्व चाहिए तो सिर्फ मधु का हो। थोड़ा घृत में पेशेंट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पेशेंट करते वक्त घृत लेना थोड़ा मुश्किल रहता है, बाद में ऐड कर सकते हो। लेकिन दुग्ध में भी पोटलियों को मर्दन किया जा सकता है, तो दुग्ध के साथ भी अलग अलग पोटली या किसी स्वरस के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल काशश्वासादि में अभ्रगर्भ हम तुलसी स्वरस के साथ पेशेंट करके देने के लिए कह सकते हैं। वासास्वरस में भी कर सकते हैं, लेकिन पैलेटेबल नहीं होगा बहुत बार वासास्वरस, इसलिए नहीं कहा जाता। नागवल्ली पत्र स्वरस या नागवल्ली में लेप करके अभ्रगर्भ ऑफकोर्स दी जा सकती है। सो अभ्रक के हिसाब से ही, भस्म के हिसाब से ही उसका थोड़ा बहुत कार्मुकत्व रहता है, जैसे श्वास कासक क्षय जीर्ण ज्वर है। गर्भिणी रोग ये स्पेसिफिक है थोड़ा। सो आगे देखेंगे हम गर्भिणी जो छर्दी वगैरह अवस्था जो रहती है, या गर्भिणी में जिधर गर्भ का पोषण कम हो गया है, तब हम अभ्रगर्भ यूज कर सकते हैं। इस ऐसे अवस्थाओं में गर्भिणी में क्षय अवस्था हो या गर्भ में क्षय अवस्था हो, उधर ये यूज हो सकती है। ऑफकोर्स उसके साथ जैसे कि गर्भ क्षय अवस्था में यष्टि काश्मीरी सिद्ध दुग्ध देने के लिए ससीता कहा हुआ है। जैसे यष्टि काश्मीरी कल्प हम फॉर एग्जाम्पल खुद भी बनाते हैं, तो ऐसी कल्पों के साथ भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आपकी चिकित्सा में वो कल्प सदुग्ध रहेगा और सदुग्ध आप अभ्रगर्भ पोटली को भी पीस के एडमिनिस्टर कर सकते हो ऐसी अवस्थाओं में। तब गर्भिणी में इस कल्प को दिया जा सकता है। पथ्य रोगोचित, रोग के हिसाब से पथ्य दे सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम हमारे सामने द्रव्य गुण रखेंगे, सो अभ्रगर्भ पोटली कषाय मधुर कटु कह सकते हैं हम, शीतवीर्यात्मक ही है। विपक मधुर है इसका, ये ग्राही नहीं उतनी साबित होगी। स्निग्ध गुरु ऐसे ही गुण है। त्रिदोषहर है ये भी। लेकिन देख अग्निमांद्य आम, ये शुरुआत में रखा है, आपको लगेगा अभ्रगर्भ है। हम बहुत बार अभ्र के बारे में सोचते नहीं, लेकिन अभ्रक ये बहुत अच्छा दीपन द्रव्य है। गौरी तेजा परम अमृतम वात पित्त क्षयन्यम प्रज्ञाबुद्धि प्रशमितम रुजम वृश्यम आयुष्यम अग्रम, ऐसे कहा हुआ है उसे। वो अच्छा एक दीपन कर्म बताया हुआ ऐसे एक द्रव्य है। सो अग्नि दीपन करना ये अभ्रक का एक खासियत है, और ये गंधक के साथ इधर है। सो ऑफकोर्स गंधक के साथ आएगा तब और अच्छा दीपन कार्य करेगा। अभ्रक की खासियत गंधक के साथ आता है तो और एक है, वो अच्छा शोथर भी बन जाता है। अभ्रक कल्प नाम से एक और कल्प भी है। सो अभ्रक और गंधक ये अच्छा शोथर भी हो जाता है। इधर शोथ का मतलब सार्वधिक शोथ ले भी सकते हैं, लेकिन बहुत बार काश श्वासादि में नासा के जगह पे या आभ्यंतरतः जो शोथ रहता है प्राणव स्रोतस में, वो शोथ अभ्रगर्भ के वजह से बहुत अच्छे से कम होगा। दूसरी चीज़ है अर्श जैसे हो, भगंदर हो, छर्दी हो। मेनली छर्दी की अवस्था में हम मयूर पिच्छा भस्म के साथ इसे दे सकते हैं। अभ्रक और मयूर पिच्छा का एक डामरेश्वराभ्र नाम का एक कल्प भी है। वैसे ही मयूर पिच्छा और अभ्रक गर्भ पोटली भी यूज में आ सकती है। काश श्वास क्षय में आती ही है ऑफकोर्स। मेह की अवस्थाओं में, शोथ में, राजयक्ष्मा में, प्रमेह में ऑफकोर्स यूज में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम जो अभ्रगर्भ या अभ्रक भस्म बनाते हैं, वो टंकण, हरिद्रा और आमलकी से मारण किया हुआ होता है। तो ऑफकोर्स आमलकी और हरिद्रा ये मारण में प्रधान, द्रव्य ये चिकित्सा में प्रमेय के प्रधान है, अग्रय द्रव्य बताए हुए हैं, उससे मारण किया जाता है जो ग्रंथोक्त मारणी है। और टंकण भी है जो वृक्ष है। सो प्रमेय पे ज़्यादा अच्छी एक्ट होती है। सो प्रमेय पे भी एक्शन हम अभ्रगर्भ पोटली की दिखी जा सकती है। प्रमेय के रुग्ण में भी हम, जिधर हमें प्रमेय के साथ धातु क्षय है ऐसे दिखाई दे रहा है, उस अवस्थाओं में हम ऑफकोर्स अभ्रगर्भ पोटली जैसे कल्प यूज में ला सकते हैं। आयुष्य बल्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कर्म में से है, ये कहा हुआ है कि सद्यो प्राण विवर्धन, रस धातु प्रकाश कहते हैं अभ्रक को, सद्यो प्राण विवर्धन है। आज अभी जो कोविड का जो दौर था, तब बहुत वैद्यों ने देखा है कि अभ्रक इस्तेमाल में बहुत हुआ था। उसमें अभ्रगर्भ पोटली बहुत अच्छी इस्तेमाल में आती थी, और उस अवस्था में सद्यो प्राण विवर्धन ये हमें अच्छे देखने को मिलता है। प्राण का मतलब उधर हम ऑक्सीजन नहीं लेते एक्चुअली हमेशा, लेकिन उस मीनिंग से भी अगर लेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ाने में भी इसकी अच्छी मदद होती थी। ऑक्सीजन सिर्फ नहीं, पोस्ट कोविड जो फाइब्रोसिस जैसी अवस्थाएं आई है, उसमें भी अभ्रक एक बहुत अच्छा कारीगर द्रव्य साबित हुआ है। उधर बड़ी बड़ी 4-4, 5-5 गुंजा तक मात्रा में भी इस्तेमाल लोगों ने, वैद्यों ने किया हुआ है। तो ऐसे अवस्थाओं में अभ्रक ये अच्छा द्रव्य है। तो उन अवस्थाओं में सद्य प्राण विवर्धन, सो आत्तिक अवस्था में जिधर आपको श्वास कष्टता ज़्यादा है, जिधर श्वास रुग्ण ले नहीं पा रहा है और प्राण शक्ति का क्षय दिखने लगा है, ऑक्सीजन के तौर पे भी अगर गिनेंगे तो O2 कम दिखाई दे रहा है, ऐसी अवस्थाओं में, आत्तिक अवस्थाओं में हम अभ्रगर्भ पोटली आर्द्रक सरोवर मधु के साथ पीस के उस अवस्थाओं में दे सकते हैं। उधर बहुत अच्छी कारीगर होती है। सो
विशेषता जो हमने अभी डिस्कस की, प्राणवायु कर्म का क्षय जब जब मिल रहा है हमें, कास दिख रहा है, प्राणवायु क्षय में हमेशा O2 ही मत लो, मैं फिर से कहता हूँ, प्राणवायु के कर्मों के क्षय में ऑफकोर्स प्राण के जो कर्म है, आहार का भी अभ्यंतर जाना, ये भी प्राण का ही कर्म है, और वो भी अगर क्षीण दिखता है, बहुत बार औत्तिक अवस्थाओं में हमें रुग्ण आहार ले नहीं पा रहा है, उसकी अश्रद्धा या अनन्नाभिलाषा भी देखने को मिलती है, या उसका बल ही नहीं है वो ले पाएगा, ऐसी अवस्था है। और ऑफकोर्स अग्नि भी मंद है, इन दोनों अवस्था में अभ्रगर्भ पोटली बहुत अच्छी काम करेगी, उसके साथ जो श्वासादि लक्षण होंगे वो भी कम करेगी। तो कास श्वास हिक्का ऑफकोर्स जो कहा मयूर पिच्छा भस्म के साथ, जीर्ण ज्वर में जो धातु ब्रूहण करना है हमें, वो अभ्रक के वजह से होता है, धातु वर्धक, धातु विवर्धन ऐसे कर्म में हम देख सकते हैं, और बल्य भी है। सो अभ्रक जो है, ये कहा हुआ है कि स्नेहन अच्छा करने वाला या बल अच्छा कर देने वाला द्रव्य है, तो बल्य द्रव्य है, धातुओं को बल देता है, और बुद्ध वैद्य इसे कहते हैं शरीर के सूक्ष्मतर परमाणु अच्छे बनाता है अभ्रक भस्म। सो जो जीर्ण व्याधियों में क्षय दिखाई देगा तब हम यूज कर सकते हैं। सो हर एक अवस्था में हम देख रहे हैं कि आत्तिक अवस्था भी कुछ कुछ कवर हो रही है पोटली में, और जीर्ण अवस्था भी कवर हो रही है। जैसे हेमगर्भ में पित्त क्षीण है और क्षय हुआ है, जैसे पित्त वृद्धि है और क्षय हुआ है तो लोहगर्भ हमने देखा था। वैसे जिधर ओवरऑल जनरली सभी धातुओं का क्षय है या दोषों का भी कुछ हद तक क्षय हुआ है, उस अवस्थाओं में अभ्रगर्भ दे सकते हैं। मेनली देखेंगे तो अभ्रक के बारे में अकफ कहा है, कफ को बढ़ाता नहीं, इसका मतलब क्या है, कफ को कम भी नहीं करता। सो कफ को सम मात्रा में रखने वाला है। सो कफ सम मात्रा में रखना यही बल्य का एक महत्वपूर्ण उसका संप्राप्ति का भाग है, क्योंकि प्राकृत वस्तु बलम श्लेष्मा, कफ को अच्छा रखता है इसलिए बल्य है। सो जिधर जिधर हमें कफ पे कार्य करना है उसे समस्थिति में रखना है, और बाकी शरीर में दोष या धातुओं का क्षय दिखाई दे रहा है, उधर हम जीर्ण व्याधि के बाद अभ्रगर्भ को इस्तेमाल में ला सकते हैं, भ्रूण के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। गर्भिणी छर्दी में, जैसे गर्भिणी छर्दी जैसे अवस्थाओं में, जैसे हमने शुरुआत में कहा था, अलग अलग मशी कल्पना के साथ गर्भिणी छर्दी में दे सकते हैं। जैसे एला मशी का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, आमल की मशी हो, इन मशी कल्पनाओं का गर्भिणी छर्दी में अच्छा इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो क्लेद का शोषण करती है बड़े हुए। तो उन मशी कल्पना के साथ अब गर्भिणी छर्दी में देना चाहिए। या गर्भशोष दिख रहा है तो हमें बहुत अच्छा साबित होगा अगर हम यष्टि काश्मीरी सिद्ध दुग्ध ससीता यूज करेंगे, या फिर यष्टि काश्मीरी कल्प को सदुग्ध इस्तेमाल करेंगे और सदुग्ध ही पेषण करके अभ्रगर्भ पोटली को लेहन स्वरूप में ऐसे रुग्ण में देंगे। तो ऐसी दोनों स्वरूप में ये बहुत कारीगर है। आगे जो हम पोटली देख सकते हैं वो है प्रवाल गर्भ पोटली। इस फोटो में अलग अलग बहुत सारी पोटली दिख रही है, लेकिन इसमें जो श्वेत वर्ण है, जानबूझ के ये कंपेयर करने के लिए रखा है। कृष्ण वर्ण की जो रहती है वो हेमगर्भ है या ताम्रगर्भ भी रहती है, छोटी हेमगर्भ है, बड़ी है ताम्रगर्भ है। इधर ये रक्त वर्ण जो है अभ्रगर्भ है, और ये जो प्रवाल गर्भ है ये श्वेत वर्ण की है। तो प्रवाल गर्भ जो पोटली रहती है, श्वेत पोटली नाम दिया है, उसमें प्रवाल मुक्ता स्फोट, मुक्ता स्फोट यानी मुक्ता, शंख, पीत कपर्द पीत वर्ण की, शंख भस्म, ये सब रहते हैं दो पल द्रव्य। गोदंत भस्म भी है मेनली इसमें। सो बाकी दो ही पल है, नाम तो प्रवाल गर्भ है, प्रवाल से शुरुआत है, लेकिन गोदंती ये उल्टा उनसे ज़्यादा दुगुने मात्रा में एक एक द्रव्य से गोदंती भस्म है। पारद भस्म या फिर अभाव से इसका सिर्फ शुद्ध पारद या फिर रस सिंदूर ऐसे ले सकते हैं। विशुद्ध गंधक चूर्ण और सुवर्ण तंतुखंड जैसे कहा था, या फिर भस्म, ये श्वेत वर्ण की होती है। 3 रक्ति माशक परिमिता, सो 3 रक्ति से लेके 1 माशक, इतनी मात्रा में हम इसे दे सकते हैं। चित्रमूलक आर्द्रक सोरसादि भी निर्योदिता, सो हम देखेंगे ये शीत द्रव्य है, लेकिन अनुपान में चित्रक मूल या आर्द्रक स्वर जैसे तीक्ष्ण द्रव्य भी लेने के लिए कहे हुए हैं। और पांडु उदर कास श्वास गुलमान निवर्तेति बाल रोगाश्च, कास श्वास गुल्म उदर ये सब है ही, लेकिन मेनली क्या है, बाल रोग में भी ये प्रयुक्त हो सकती है पोटली जो है ये। तो बाल रोग में जनरली बाकी पोटलियाँ ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती या पता नहीं है, अभ्रगर्भ हो सकती है अगर बाल शोष की अवस्था है, लेकिन ये मेन है प्रवाल गर्भ पोटली एक यूज़ हो सकती है। और हमेशा हम देखते हैं जो मॉडर्न डेज में सुधावर्ग यानी अस्थि सोचा जाता है, ऐसे बिल्कुल इधर नहीं है। पांडु उदर कास श्वास जैसे अवस्थाओं में
भी यूज़ में आ सकती है। इसमें ज़्यादा डिटेल्स इधर नहीं रखे हुए, लेकिन एक तो पहली बात, गोदंत ज़्यादा बड़ी मात्रा में है। पांडु, उदर, काशश्वास, इनके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जो कंडीशन हो सकती है कवर, वो है शिरशूल। तो जैसे हम सुवर्ण शुद्ध भी सामपित्त में दे सकते हैं, इधर सामपित्त ही होना चाहिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कोई भी वातज भी या पित्त प्राधान्य से भी आने वाला शिरशूल है, तो उसमें ऐसे ही बड़ी मात्रा में 3 रक्ति से 6 रक्ति वगैरह ऐसे बड़ी मात्रा में भी प्रवाल गर्भपोटली को यूज में लाया जा सकता है। इसी के साथ काशश्वासादि अवस्था, जिधर महास्रोतस में दृष्टि है, पित्त प्राधान्य दिख रहा है, वैसी अवस्थाओं में जैसे हम प्रवाल पंचामृत जैसे कल्प देते हैं, वैसे ही प्रवाल गर्भपोटली का विशेष उपयोग हो सकता है। और इनसे भी ज़्यादा जो बाल रोग कहा हुआ है, जो इसमें जो व्याधि बताई हुई नहीं, बाल रोग में दंतोद्भेद होते वक्त जो अतिसार उत्पन्न होता है, जिधर अस्थिधरा कला और पुरुषधरा कला का जो संबंध है, वो बताया जाता है कि दंतोद्भेद जो अस्थि का एक मल या उपधातु है, उसकी उत्पत्ति होते वक्त पुरुषधरा कला पे इफेक्ट देता है, वो दिखता है और अतिसार जैसे लक्षण आता है। ऐसी अवस्थाओं में प्रवाल ये द्रव्य खूब बहुत उपयुक्त है। और उससे भी ज़्यादा प्रवाल गर्भपोटली जैसे हम पोटली का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी अवस्थाओं में अगर सज्वर है ये ऐसी अवस्था, तो बाल चतुर्भद्र या स्पेसिफिकली उसमें से अतिविषय ये द्रव्य अगर हम इस्तेमाल में लाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इन शॉर्ट ये प्रवाल गर्भ के बारे में हम देख सकते हैं। त्रिधातु गर्भपोटली, ये एक पोटली है जिसमें त्रिवंग है, त्रिधातु यानी त्रिवंग द्रव्य है, जिसमें वंग, नाग, यशद जैसे द्रव्य आते हैं। और ये प्रत्येक एक एक पल और पारद भस्म या फिर रस सिंदूर, एक कर्ष इतना लेके, बाद में ऑफकोर्स विशुद्ध गंधक और सुवर्ण भस्म हम डालते ही है। पारद भस्म के अभाव में विशुद्ध पारद या फिर रस सिंदूर। ये भी श्वेत वर्ण उन्होंने कहा है क्योंकि पारद भस्म कहा है, लेकिन इधर कज्जल यूज की है इसलिए कृष्ण वर्ण की हो चुकी है। अर्धरक्ति तो रक्ति द्वय, अर्धी रक्ति से लेकर रक्ति द्वय 2 गुंजा तक यूज कर सकते हैं। हरिद्रा तुलसी स्वरसाभ्याम, हरिद्रा या तुलसी के स्वरस के साथ ये कर सकते हैं। हरिद्रा ये महत्वपूर्ण मारण द्रव्य भी है त्रिवंग का, और उसी का अनुपान में भी उपयोग करना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उससे प्रमेह, पुतिमेह, प्रदर, शुक्र दोषान नाशयति, ये हम देख सकते हैं कि प्रदर की अवस्था में जिधर श्वेत स्राव ज़्यादा है, जिधर इन्फेक्शियस कुछ कॉज दिख रहे हैं, हमें पुति स्वरूप दिख रहा है प्रदर में आने वाला, वो जो आर्तव स्राव है वो विस्रगंध युक्त आर्तव स्राव है। तो ऐसी अवस्थाओं में त्रिधातु गर्भपोटली जो है त्रिवंग युक्त, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। ऐसे अवस्थाओं में हम हरिद्रा स्वरस जैसे अनुपान या हरिद्रा खंड जैसे ही संयोग में इसके साथ ले सकते हैं। दुग्धेन सेवितम शुक्रम वर्धयति, लेकिन यही अगर दुग्ध के साथ पेशन करते हैं तो वंगनाग जैसे शुक्रल द्रव्य होने की वजह से शुक्रवर्धन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। स्वप्न काल में हम इसके साथ दुग्ध के साथ पेशन करके रुग्ण को स्वप्न काल में ये लेने के लिए कह सकते हैं। ऐसे त्रिवंग पोटली हम देख सकते हैं। और इधर एक पोटली रखी गई नहीं है, एक्चुअली इसके फोटो भी थे लेकिन शायद रह गई है, वो है विषगर्भ पोटली। विषगर्भ पोटली भी हम खुद बनाते हैं, जिसमें वत्सनाभ मल्लवर्ग जो है, सोमल, हरताल, मनशिला, ये सभी द्रव्य रसकर्पूर जैसे विषय द्रव्य, विषय यानी विषय गुणधर्म दे सकते हैं। ऐसे कल्प, ऐसे सभी रस सिंदूर, ऐसे कल्प सभी का संयोग रहता है। और ये जो विषगर्भ पोटली है ये एक तीव्र शोषक स्वरूप में देख सकते हैं हम। श्वास जिधर कफ प्राधान्य बहुत ज़्यादा है उस अवस्थाओं में, कुष्ठ जैसी अवस्थाओं में जिधर बहुत ज़्यादा स्राव हो रहे हैं, ऐसे अवस्थाओं में विषगर्भ पोटली बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने जो उल्लेख किया था, हमारे साथ जुड़े हुए एक जो वैद्य है शेख नाम के, उन्होंने इसका लेपन के स्वरूप में भी कैंसर के जो ट्यूमर्स रहते हैं वो जब बहुत बढ़े हुए हैं, ऐसी अवस्थाओं में लेपन के स्वरूप में और अभ्यंतर दोनों तरह से इसका इस्तेमाल किया है। और उधर उनके रिजल्ट देखे गए हैं कि पूरे के पूरे वो ट्यूमर्स पूरे श्रिंक होके निकल जा रहे हैं और पूरा सिर्फ व्रण संस्थान बच रहा है। ऐसे बहुत ड्रास्टिक अलग ही रिजल्ट उनके हिसाब से हमें भी वो पता चले उनके यूज की वजह से। ऐसे ही अलग अलग पोटलियाँ हम आत्तेक भी और जीर्ण व्याधियों की अवस्थाओं में भी अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। ये मैं समझूंगा कि
आज के प्रेजेंटेशन का अगर टेक होम हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी, और इसमें से कुछ एक दो पोटलियाँ भी अगर आप आपके प्रैक्टिस में यूज़ करना चालू कर सकते हो तो ये एक सक्सेस हो जाएगा इस प्रेजेंटेशन का। तो मनसश्च समाधानम रस योगात् अवाप्यते, रस योग से मन का समाधान होना, ये आज के अगर प्रेजेंटेशन से आपको अचीव हुआ है तो ये मैं मेरा प्रेजेंटेशन का साफल्य ऐसे समझूंगा। रस हृदय जो हमारी फार्मेसी भी है, और रस हृदय ये हमारा जो एक ब्यूटी ऑफ रसशास्त्र नाम से हमने एक थॉट प्रोसेस रखी है सबके सामने सोशल मीडिया पे, कि रसशास्त्र की ब्यूटी इन द निर्माण और उसकी चिकित्सा में भी जो ब्यूटी है वो लोगों तक पहुंचाना, ये आप मैं कोशिश कर, और हमारी सबकी, हम जो पार्टनर्स है चारों, उनकी सबकी कोशिश है कि आप तक पहुँचे, और ये हम करते रहेंगे, और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहे, ऐसे हम कामना करते हैं। और आज का विषय इधर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।